डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो सेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जो कि आपको मेनली किससे रिलेटेड रहेगा, जो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्ज़ाम में जब आप देने जाते हो या फिर उससे रिलेटेड नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हो, या फिर काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं जब एग्ज़ाम्स वगैरह चलते हैं, उस केस में अपने माइंड को कैसे बैलेंस करना है, एग्ज़ाम के बाद आप कैसे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, इसके बाद रिजल्ट्स वगैरह जब आते हैं उनके लिए कैसे एक मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो, और उसके बाद रिजल्ट के बाद जो कुछ टिप्स हम बोल सकते हैं और कुछ ऐसी ट्रिक्स जो कि आपको एग्ज़ाम पेपर जब आप सॉल्व करते हो, जब अपनी आंसर शीट में लिखते हो, तो काफ़ी कुछ ऐसी आपको आज के सेशन में ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो आप काफ़ी यदि आपके मिसिंग रह जाती हैं तो आप ये नहीं बोल सकती बड़ा लॉस है, लेकिन काफ़ी सारी एक अच्छा मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आप एग्ज़ाम देने से हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ सके। तो आज के सेशन में मेनली हम जो एग्ज़ाम टिप्स हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आप चाहे 10th क्लास से हो चाहे 12th क्लास से हो, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें कॉमन रहेंगी जो आप अच्छे से उनको समझ के जाते हो तो आपके लिए जो एग्ज़ाम्स हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल हैं, वो हो सकते हैं। तो कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमको ऑलरेडी हालांकि पता भी होती हैं, लेकिन हम उन पे कई बार इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। तो आज का वैसे थोड़ा सेशन यदि बात करें तो आरबीएससी स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए, इसके अलावा ये चीज़ें कॉमन ही हैं। आप चाहे 12th क्लास में हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, बोर्ड एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो ये पार्टिकुलर बातें आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्या है, हम कुछ प्री एग्ज़ाम टिप्स की, जैसे प्रिपरेशन करते हो एग्ज़ाम की, उनकी बात करेंगे। कुछ जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस टाइम आपको किस तरीके से मेंटली सेट होके जाना है, एग्ज़ाम देने के बाद आपको कैसे अपने माइंड को सेट रखना है, जिसको हम पोस्ट एग्जाम टिप्स भी बोल सकते हैं। तो कुछ बातें हैं फिलहाल हम जो बात करें, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम का टाइम आपका 1 महीने बाद है या 10 दिन या फिर कम से कम 2 महीने बाद है, तो ये ऐसे हैं प्री एग्जाम टिप्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपको कम से कम 1 महीने का ड्यूरेशन आपके पास होना चाहिए एग्जाम्स के, तभी आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम टाइम में तो हो सकता है कि ये चीज़ें हैं उनको करने में आपके पास इतना टाइम ना बचे। तो सबसे पहले तो जैसे जब भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो आपके पास माइंड में ये ज़रूर सेटअप हो कि आपके पास जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा है और सिलेबस कितना है, या सिलेबस जैसे एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस के अलावा जैसे सीबीएसई वाले बच्चे जब तैयारी करते हो तो आपके सिलेबस में कुछ बातें एनसीईआरटी के टॉपिक से बाहर भी मिलती हैं, जिसके लिए आपको एग्जाम्पलर भी पढ़नी पड़ती है। तो एग्जाम्पलर जो होती है उसमें काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेज मिलती हैं जिसको आप डायरेक्टली एग्जाम में यदि फेस करते हो तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए जो भी एग्ज़ाम सिलेबस आपके पार्टिकुलर बोर्ड है, जैसे एचबीएससी, आरबीएससी, सीबीएसई, जो भी हर एक सेशन का एक पार्टिकुलर सिलेबस साइट पे जरूर रहता है। हर बार कुछ भी चेंज होता है तो वो वहाँ पे मेंशन किया हुआ मिलता है। तो आप सिलेबस से बाहर कुछ ना पढ़े और सिलेबस की बात आपसे कोई भी ना छूटे। जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी के अंदर से ही मैटर आएगा, क्योंकि सीबीएसई में कई बार देखने को मिल जाता है एनसीईआरटी से बाहर भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, और जो क्वेश्चंस आपके सीबीएसई ऑलरेडी पहले ही अपने सिलेबस में बोल चुकी होती है कि आपको ये सिलेबस भी पढ़ना पड़ सकता है। तो सिंपली आपको मेनली सबसे पहले तो एग्जाम देने से पहले क्या ध्यान में रखना है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए तो मैं हालांकि एक वीडियो बना चुका हूं, हालांकि बाकी सारी जो आपको सेशंस हैं अलग अलग सिलेबस से रिलेटेड एचबीएससी टाइप की पैटर्न रहता है अलग। खासकर हम साइंस की या बायोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे उन चीज़ों का आपके माइंड में बिल्कुल एक मैप रहना चाहिए कि एक एक नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 नंबर के कितने हैं, 3 नंबर के कितने हैं, ऑप्शंस आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कहाँ पे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी हैं वो मिलते हैं। सीबीएसई वाले बच्चों को तो मिलते ही हैं, हरियाणा बोर्ड या फिर आरबीएसई बोर्ड को भी हो सकता है फर्दर एग्जाम्स में देखने को मिले। तो आपको सबसे पहले तो एग्जाम का पैटर्न है वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। उससे रिलेटेड आपको जो सोर्सेज हैं स्पेशली एनसीईआरटी से रिलेटेड ही, इसके अलावा कुछ यदि हेल्प बुक आपका बोर्ड बोला हुआ है कि ये आप एसेसरी बुक्स, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। तो सबसे प्राइमरी मकसद क्या होता है, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो इन फ्यूचर, कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हो ना, तो आपके लिए सिलेबस बड़ा मैटर हो जाता है। आप बिना सिलेबस ही कोई भी बुक उठा के पढ़ रहे हो, कहीं से भी कोई पब्लिकेशन उठा लाए, कहीं उसने देश भर की पब्लिकेशन आपके पास इकट्ठी पड़ी हैं, सिलेबस आपको पता नहीं है कि कोई कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। यदि ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। ज़्यादा मैटर के चक्कर में, ज़्यादा चीज़ के चक्कर में आप थोड़ा भी आप अच्छे से नहीं कर पाते हो।
तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात क्या है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपकी जो एनसीईआरटी बुक होती हैं वो एनफ होती हैं बोर्ड स्टूडेंट, जो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए। इसके अलावा जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो भी आपको सोल्व करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि उसमें से भी आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि आपको अदर पब्लिकेशन पढ़नी है ना, तो वो केवल आप प्रैक्टिस सेट के लिए आप अपने पास रख सकते हो। यदि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है जो आपके एनसीईआरटी या फिर एग्जाम्पलर में मेंशन नहीं है, उसके आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टिप केवल सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आप पार्टिकुलर पढ़ो चीज़ें जो स्पेसिफाइड पढ़ो, बाकी तो पब्लिकेशन में हर एक पब्लिकेशन में 2-4 बातें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी ही। और ऐसे ही आप 10 पब्लिकेशन लेके इकट्ठे बैठे हुए हो, उससे क्या है माइंड में खिचड़ी बनेगी, जो आपका बेसिक स्पेसिफाइड चीज़ें हैं वो आप छोड़ के चले जाओगे। जैसे मैं कई बार क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह, मैं बताता हूँ कि बहुत सारी बार आपको क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं एग्जाम में जो आपकी बुक में सोल्व्ड हैं। बहुत सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में वो पूछी जाती हैं जो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखी हुई हैं, लेकिन हम या फिर कई जगह हम ऐसा देखते हैं बच्चे एनसीईआरटी पढ़ने की बजाय अदर पब्लिकेशंस में फाउंडेशन की जो तैयारियां करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़, नो प्रॉब्लम पढ़ सकते हो। लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास ये माइंड में मैप जरूर चलना चाहिए कि एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। बड़ी एप्लीकेशन में बड़ी बड़ी चीज़ें रटने की बजाय एनसीईआरटी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनर या जो एग्ज़ाम आपके बनते हैं, टीचर जो एग्ज़ाम बनाते हैं, वो एनसीईआरटी से बाहर आपका कोई मैटर नहीं देते। या फिर वो रेफरेंस बुक जो आपकी सिलेबस में दी जाती है, हर एक स्टेट बोर्ड अपना या फिर सीबीएसई अपना सेशन की स्टार्टिंग में सिलेबस है वो डालता है हर एक सब्जेक्ट के, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मेंशन की होती हैं बुक्स वगैरह। वो बुक्स आपको जरूर एक बारी अपने सिलेबस के टाइम या फिर एग्जाम टाइम जब आपका होता है 2-3 महीने का टाइम रहता है, उस टाइम आपको वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए उनको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो हमारी एनसीईआरटी बुक है वो एनफ होती हैं, लेकिन रटना नहीं है। चीज़ों को यदि समझोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्चुअल मिलते ही हैं। हर बोर्ड में आपके एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आपके किसी भी रेफरेंस बुक में ना किसी पब्लिकेशन में नहीं मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जरूर रहता है, जो आपको टोटल आउट ऑफ टोटल स्कोर करने से रोक सकता है, यदि आप अच्छे से अपना माइंड यूज करते हो। क्योंकि सीबीएसई ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी है कि हम ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देंगे जो बार बार रटे रटाए आते जा रहे हैं या बुक्स में कहीं भी उठा के पटके हुए हैं। बहुत सारे जो भी अलग अलग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, जो हमारे प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, डेली लाइफ बेस्ड काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो थिंकिंग को अपनी को यूज करना है, रटना नहीं है चीज़ों को कि भाई ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो ये भी आ सकता है, उसको रटे जा रहे हो। क्वेश्चंस का थोड़ा सा भी लैंग्वेज चेंज कर दी आप उसी टाइम कंफ्यूज हो जाते हो, पूछा कुछ जाता है लिख के कुछ आ जाते हो। तो उनके लिए आपको अपनी जो मेंटलिटी है उसको भी थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए नेक्स्ट जो आपके लिए टिप है वो क्या है, जब भी आपको पता है कि 2-3 महीने का आपके पास ड्यूरेशन है, हालांकि ये तो आपको जो अच्छे बच्चे हैं वो शुरुआत से ही डे फर्स्ट से ही जब बोर्ड एग्जाम में आते हैं या फिर नॉन बोर्ड क्लासेज भी वो क्यों ना हो, वो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल जो रियल हो, ऐसा नहीं हो कि किसी से मोटिवेट हो कि जैसे वीडियो देख के आपने एक टाइम टेबल यहाँ पे बना लिया और रियलिस्टिक है ही नहीं है। वैसे ही आपको पता है कि आपकी सीटिंग आधा घंटा नहीं है और आप 2-2 घंटे का सीटिंग के साथ टाइम टेबल है वो बनाए हुए हो, और उसके बेस पे आप क्या सोचते हो बना लिया ले कल से ही पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, रियलिस्टिक आपकी कैपेसिटी के पे। यदि आपका दोस्त 2 घंटे पढ़ रहा है उसको देख के आपको टाइम टेबल कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कई जगह पे देखा जाता है टीचर अपने हिसाब से टाइम टेबल लिखवा के चला जाता है और सभी बच्चों को बोलता है यही टाइम टेबल आप फॉलो करो। हर बच्चे की कंडीशन अलग होती है, हर बच्चे का एक मेंटल सेटअप अलग होता है, जिसके बेस पे यदि उसकी सीटिंग आधा घंटा है तो टीचर उसको 2 घंटे या 1 घंटे का सीटिंग प्लान बता के चला गया, तो वो रियलिस्टिक नहीं बोल सकते। रियलिस्टिक हमारा इंडिविजुअल होता है। यदि सामने अपने दोस्त है कोई बच्चा, यदि उसको 2 घंटे में पढ़ना पड़ता है कोई चीज़ तब जाके उसको क्लियर होती है, हो सकता है आपको वो आधे घंटे क्लियर हो जाए, तो आप अपने आधे घंटे के हिसाब से भी टाइम टेबल बना सकते हो। ये चीज़ कॉपी करने की नहीं होती, हर एक बच्चे का मेंटल सेटअप है जो मेंटली जो एक जेनेटिक में वो अलग अलग होता है। सीटिंग भी आप अपने तरीके से बढ़ा सकते हो, वो तो एक आपका स्किल है, परफेक्शन प्रैक्टिस से ही आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करना होता है, उसके बाद किस सिलेबस पे कितना टाइम आपको देना है उसी को टाइम टेबल बोलते हैं। कब आप, और ज़्यादातर जो टाइम टेबल में कुछ बातें याद रखने की क्या है कि जो सुबह का टाइम होता है वो बड़ा ही अच्छा रहता है आपके लिए,
उस टाइम में आप ऐसे सब्जेक्ट कवर कर सकते हो जो आपके लिए थोड़े ट्रिकी हों, न्यूमेरिकल टाइप के जैसे पोर्शन कई बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, या फिर किसी के लिए थ्योरेटिकल पोर्शन, अलग अलग बच्चे का अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है। तो जैसे ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल फिजिक्स है, फिजिक्स के डेरिवेशन है, मैथमेटिक्स है, वो थोड़ा टिपिकल सा लगता है। इसके अलावा कुछ बच्चों को हो सकता है लॉजिकल चीज़ें भी या फिर थ्योरेटिकल चीज़ें वो थोड़ी सी टेढ़ी लगें। तो जो ट्रिकी चीज़ें हैं आपके लिए, उनके लिए आप सुबह का टाइम टेबल है वो ज़रूर सेट करो। उसके बाद मतलब यहाँ पे टाइम टेबल बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे रियलिस्टिक टाइम टेबल का होना बड़ा ज़रूरी है। और रियलिस्टिक के साथ साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, उसको फॉलो भी करना है। ये नहीं कि बना के छोड़ दिया, हर रोज दो नया टाइम टेबल लेके आ रहे हो। आप पहले छोटा टाइम टेबल बनाओ कि मन जिसमें आपकी 1 घंटा 2 घंटा ही मान ले आप पढ़ रहे हो, उसके बाद 3 घंटे 6 घंटे 10 घंटे जो भी आप बढ़ाना चाहो, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटे से ही होगी। शुरुआत में आपने 6 घंटे का टाइम टेबल बना के बैठे हुए हो, पढ़ा आपसे 1 घंटा नहीं जा रहा है, वो भी आपका लॉजिकल नहीं है। तो रियलिस्टिक चीज़ों में आने में टाइम लगता है। कहना बड़ा ही आसान है ये कि टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना। शुरुआत आप छोटे से करो जितना आपका सीटिंग है, और थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिवली पुशअप करना भी होता है। मन नहीं लगता कई बार हम पढ़ते हैं चीज़ों को, लेकिन आराम आराम से जब आप बैठते हो बुक्स पे, थोड़ा सा तो आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जगाना भी होता है और कुछ अपने आप जाग भी जाता है। उसके बेस पे आप उसको क्या करो, फिर प्रॉपरली फॉलो करो जो भी आप अपने हिसाब से टाइम टेबल। वो सबका इंडिविजुअल है, मैं यहाँ पे रटा रटा टाइम टेबल नहीं बताऊंगा कि इतने में आपको इससे इतने बजे तक आपको ऐसा पढ़ना है, इससे आपको ये करना है। ये चीज़ें लॉजिकल नहीं होती हैं, ये अपना जिम्मेदारी झाड़ने वाली बात हो जाती है। जैसे यदि हम लिखवाएं कि हमने तो टाइम टेबल लिखवा दिया, बच्चे नहीं फॉलो कर रहे, तो वो उनकी गलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से अपना इंडिविजुअल टाइम टेबल, किसी से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी सीटिंग है जिस तरीके से आप कर सकते हो उस हिसाब से उसको फॉलो करो, और जब आप उसको फॉलो करोगे तो आपको पॉजिटिव फीडबैक आपसे ही देखने मिलेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है टाइमिंग की, मैं बात कर रहा था, जो सुबह का जो टाइम होता है 4 से 6 बजे का, वहाँ पे आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग होती है ना, वो क्या होती है, मैक्सिमम 100% आउटपुट आपका ब्रेन है वो दे देता है। इसके अलावा ब्रेन की बड़ी ही ऐसी ऐसी पावर होती है जो हमको पता ही नहीं है, कि यदि मान लो कोई ट्रिकी सी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप रात को सोते टाइम माइंड में वो काम उसको दे के सो सकते हो कि भाई ये कैसे सोल्यूशन हो सकता है इसका। यदि आपको नहीं मिल रहा किसी भी चीज़ का, हो सकता है भाई ये चीज़ मेरे से क्यों नहीं आ पा रही, और आप सुबह यदि कॉपी पेन लेके बैठते हो ना, तो उसका सॉल्यूशन आप एज इट इज़ अपने आप भी कर लेते हो। तो ये माइंड है, जब हम सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है, और उस केस में वो बहुत सारा जो डाटा हमारे पास पहले से ऑलरेडी स्टोर्ड है ना, उसको खरेड़ के देखता है कि इसका सॉल्यूशन क्या बन सकता है। आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आपको सुबह सुबह वो दे देगा। ये मतलब एक ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल जादू आपको मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपने माइंड को ट्रीट नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें माइंड आपको सॉल्यूशन दे देता है, लेकिन आप उसको उस लेवल तक पहुंचाते नहीं हो। तो रात को हालांकि पता नहीं लगता कब नींद आए, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, लेवल भी आंखें बंद होने लगी हैं, थोड़ी थकान होने लगी है, तो उस टाइम आप अपने माइंड को कोई भी काम यदि आप दे के सोते हो, यदि कोई भी ऐसा ट्रिकी सा काम दे के सोते हो, अपने आप भी निकाल के दे देता है। तो रात के टाइम जब अब हम उठते हैं तो ऑक्सीजन लेवल है वो माइंड का, हमारे जो बॉडी है टोटली ऑक्सीजनेटेड होती है। दिन में तो हालांकि बहुत सारी एक्टिविटी चल रही होती है, हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, जिससे ऑक्सीजन का लेवल है वो कम रहता है बॉडी में, और ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो सुबह का टाइम होता है ना, उस केस में आपके पास ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन भी अच्छी खासी है और फंक्शन है उसका 100% होता है। तो 4 से 6 बजे का जो टाइम होता है, या 5 से 7 बजे का, जो भी आप सुबह सुबह उठते हो, तो वो आपका बिल्कुल ही गोल्डन टाइम हम वो, उसमें आप ऐसे ऐसे सब्जेक्ट रखो जो आपको ट्रिकी लगते हैं, वहाँ पे आप उनके सॉल्यूशन बड़े जल्दी कर सकते हो। मतलब सुबह के 2 घंटे और दिन के आपके 10 घंटे या फिर 6 घंटे आपके बराबर ही पड़ते हैं। तो सुबह का टाइम बड़ा प्रोडक्टिव होता है, उसमें कई बार वैसे ही मोबाइल फ़ोन टीवी वगैरह देखने लग जाते हैं, लेट उठते हैं, तो उस टाइम को यदि हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमसे छूटती हुई चलती हैं। इसके अलावा अलग अलग टाइमिंग है, जैसे 6 से 7:30 तक का हमारा जो फंक्शन है 50%। इसके अलावा दिन के टाइम तो यदि हम बात करें, ऑक्सीजन लेवल की भी बात करें, ब्रेकफास्ट के टाइम देखो मैक्सिमम ऑक्सीजन लेवल है, लंच के टाइम और कम हो जाता है, इसके अलावा डिनर के टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। तो मेनली रात को पढ़ने की बजाय, हालांकि जिसका सीटिंग है अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कभी छोड़ दो, तो रात को भी पढ़ो, आप मर्जी है 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपसे टाइम मिलता है, लेकिन सुबह का टाइम आप, ये मैं बोलता हूँ नेसेसरी आपके लिए, इसको ज़रूर यूज करना शुरू करो। हालांकि शुरू शुरू में बड़ी प्रॉब्लम आती हैं उठने में, सुबह सुबह रजाई नहीं छूटती, सर्दियों में तो और खासकर एग्जाम सर्दियों में ही आते हैं। इसके अलावा ये चीज़ें पॉजिटिवली यदि आप वो सब करके छोड़ते हो, और नींद आपकी
कब नहीं छूटती? जब आप कोई प्लान बना के नहीं सोते। यदि आप शाम को जो आप 1 घंटा लगाते हो ना, उसमें आपका क्लैरिटी होनी चाहिए कि सुबह मेरे को क्या चीज़ पढ़नी। तो आपको कम से कम ये चीज़ क्लियर करके सोना है जब भी आप प्लान बनाते हो सुबह। यदि आप यूज करना चाहते हो, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास यदि ये है कि भाई मेरे पास ये 10 क्वेश्चन है या 10 ऐसे मेरे को टॉपिक्स हैं जो मैंने को सुबह उठ के 2 घंटे में क्लियर करने हैं, तभी आप उस टाइम को उठते ही आपके ध्यान में आएगा कि ये काम मेरे को करना है। तभी आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वरना यही है कि भाई सुबह चलो पढ़ लेंगे, कुछ तो पढ़ ही लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, हो सकता है सुबह आपको 1 घंटा तो यही डिसाइड करने में लग जाए कि पढ़ना क्या है, और उसमें क्या है फिर पढ़ोगे तो इतनी देर तक तो आपका यूज हो जाएगा। क्योंकि डिसीजन लेने में माइंड की सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, और सुबह उठते ही यदि आप डिसीजन ले रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी में आपने एनर्जी मैक्सिमम खो दी है। तो इसलिए आप ये बड़ा बेटर रहेगा। या फिर स्कूल टाइम में भी आपको ध्यान लगता है कि भाई ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ये टॉपिक है, मेरे को सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपका एक माइंड को सोने से पहले काम दे के सो कि सुबह मेरे को उठ के ये करना है, तब आप उसको थोड़ा प्रोडक्ट में यूज कर सकते सुबह का जो टाइम है। और वही टाइम यदि आप अच्छे से यूज करते हो ना, तो आपके 95 और 100 के बीच में परसेंटेज आप कभी रोक ही नहीं सकते। तो सुबह सुबह का जो टाइम है, यदि आप 1 घंटा 2 घंटा भी पढ़ लेते हो ना, एनफ है वो आपके लिए। जरूरी नहीं कि 6 6 घंटे आप पढ़ते रहो, रटते रहो चीज़ों को। जो चीज़ें आपके लिए हैं वो बेस्ट आपको इन 2 आवर्स में भी मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कुछ अपने आप को, जैसे जो चीज़ें, जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं, वो थोड़े लेजी हो जाते हैं, भाई मेरे को तो पता ही है, लेकिन उनके लिए ये थोड़ा सा कि आप अपने आप को चैलेंजिंग देते रहो। कोई भी चीज़ आपको ट्रिकी लगती है उसको छोड़ने, जैसे कम पढ़ने वाले कई बार कम समझ में आता है कुछ बच्चों को, वो आपका देखो मेंटल सेटअप है, उसमें हम मतलब जेनेटिक भी होती है काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसमें हर चीज़ को ये नहीं कि चलो मेरे नहीं आता तो उसको छोड़ ही दूँ मैं, उसको आप चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करो। और चैलेंज के रूप में क्या कि एक पॉजिटिविटी हो उस चीज़ के लिए कि ये चीज़ मेरे को करनी है और इसका मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। और जिन बच्चों को आते हैं तो वो और ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें हैं वो सोल्व कर सकते हो। अपने मतलब आमने सामने की लड़ाई हो जाती है ना, करना है या मरना है, उस टाइप की चीज़ों को आप क्वेश्चंस को जब भी सोल्व करते हो ना, तो माइंड में हो कि या तो ये क्वेश्चन रहेगा या मैं रहूँगा। यदि आप हर क्वेश्चन के लिए हो ना कि ये चीज़ मेरे को दे रहा है बार बार, और यदि क्वेश्चन नहीं कर पाया तो क्वेश्चन जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा, तो इस टाइप की कुछ अपनी आप लेने वाली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पॉजिटिवली, यानी कि बिल्कुल ही पीछे पड़ जाते हो आप उसको। तो पॉजिटिवली कहने का मतलब क्या है कि उसको आप चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करके, और जो आपके मतलब पोटेंशियल से थोड़ा बाहर है उसी को चैलेंज बोलते हैं। जो आपके पोटेंशियल से थोड़ा सा बाहर है लेकिन आप थोड़ी मेहनत करके उसको अचीव कर सकते हो, उसके लिए ही आपको चैलेंज लेने की ज़रूरत होती है। और किसी भी चीज़ को आपको बेटर से बेटर करके दिखाना होता है। और कमियां सबके अंदर होती है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे या जो बिल्कुल टॉपर हैं उनके अंदर भी 2 4 कमियां होती हैं, उनको चैलेंज के रूप में ले सकते हो कि ये चीज़ मेरे को दूर करनी है। कोई पॉजिटिव आदत है वो आपको लग नहीं पा रही है सुबह उठने की, जैसे इसी को चैलेंज के रूप में ले सकते हो कि भाई मेरे को उठना ही है। और इस तरीके से आप यदि 6 7 दिन तक आप लगातार कंटिन्यूटी में कर लेते हो तो आपका आदत का हिस्सा बन जाती है। पहले आप ये नहीं कि रोज ही उठने की आदत, पहले आप ये देखो कि मेरे को 7 दिन ही उठना है, पहले तो अगले दिन ही उठने का टारगेट होना चाहिए, फिर उसके बाद अगले दिन उठ लेते हो ना, फिर ये सोचो कि मेरे को 7 दिन तक ये रूटीन फॉलो करना है। फिर 7 दिन आप यदि कर लेते हो, फिर आपके माइंड में होना चाहिए कि 21 डेज तक मेरे को ये काम है लगातार करना है। उसके बाद 21 के बाद आप 90 डेज तक है उस टारगेट को बढ़ाओ। शुरुआत आपकी फर्स्ट डे से हुई है, और यदि आप 90 डेज तक ऐसे कंटिन्यूटी में, कभी कभी हो तो यदि 90 डेज तक आप उस काम को करते हो तो ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। तो चैलेंज को सिंपली आदत में बदलने का तरीका यही है कि उसको छोटे से शुरू करके उसको बड़े की तरफ बढ़ाओ। सीधे ही बड़े को देखोगे 90 डे तक मेरे को काम करना है, तो हो सकता है वो ना हो आपसे शुरुआत से। उसके बाद जब भी आप पढ़ते हो तो कोई भी चीज़ ये नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं हम जस्ट, बस आगे नज़रों से निकल रही है जो चीज़ें, जब भी आप पढ़ते हो कोई भी चीज़ उसके आपके पास नोट्स जरूर बने, बेसिक से नोट्स। और नोट्स कैसे कि मान लो आप 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, उसके नोट्स आपके ऐसे बने कि उसको रिवाइज करो तो आप आगे 10 मिनट में 15 मिनट में रिवाइज कर सको। ऐसे होते हैं नोट्स। नोट्स ये नहीं कि आपने 2 पेज पढ़ रहे हो बुक से, उसके कॉपी के या नोटबुक के आपने 10 पेज भर दिए, मतलब ऐसे पढ़ रहे थे आप, 2 घंटे लग रहे थे उसको नोट्स को में भी आपको उतने टाइम लग रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। तो आपको ऐसे नोट्स, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट चाहे एसएस हो चाहे साइंस हो, उनके नोट्स आपके मतलब कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स
कुछ चीज़ें, हालांकि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, तो नोट्स क्या होते हैं, हम उन चीज़ों को, बिखरी हुई चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करते हैं और हमारा एक पैटर्न बनता है। और नोट्स का भी कईयों में क्या रहता है कि उसके नोट्स ले लेते हैं, किसी टीचर के ले लेते हैं। नोट्स हर एक के स्पेसिफिक होते हैं। नोट्स कभी रटने की चीज़ें नहीं होती। नोट्स अपने पार्टिकुलरली इंडिविजुअली अलग होते हैं। हर बच्चा यदि अपने हिसाब से मेहनत करके एक बुक के में से नोट्स ना डायरेक्ट नोट्स बनाता है, तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा क्लियरिटी से समझता है। जिसको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, जिसको बड़ा इजीली कहीं से भी नोट कॉपी करने को मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा उसकी ना तो कदर करता है, वो नोट्स दरे के दरे रह जाते हैं। इसलिए नोट्स जब भी आप यूज करते हो ना, खुद किसी दूसरे कॉपी से यदि पेस्ट उस चीज़ को, वो नोट्स उसके समझ में आ जाएंगे, आपके नहीं समझ में आएंगे। आप उनको रटोगे ही, आपको पता नहीं लगेगा वो कॉन्सेप्ट हुआ है। तो नोट्स क्या होते हैं, बुक की लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बिखरी हुई चीज़ों को एक जगह पे सिस्टमेटिक वे में रखना, ताकि हम उसको दोबारा पढ़े तो हमको कम टाइम लगे। क्योंकि एग्जाम टाइम में आप पूरी की पूरी बुक लेके बैठते हो ना, तो उस केस में तो आप सारी चीज़ों को नहीं पढ़ पाओगे। सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, जो नोट्स हैं उनको ऐसे ढंग से बनाना होता है कि 5-7 मिनट में आप रिवाइज करो। जैसे शुरुआत में हो सकता है बुक, पूरी बुक के आपकी एक नोटबुक बनी, उसके बाद दूसरी बार उसका और छोटा करो, और एग्जाम टाइम तक आप ऐसे अपने 2-3 पेज या फिर 5-7 पेज तक लेके जाओ, ताकि आप लास्ट टाइम में भी उसको नज़रों से निकाल सको। इस तरीके से नोट्स को आपने क्या करना पड़ता है, शॉर्ट एंड इफेक्टिव बनाना होता है। क्या बनाना पड़ता है, शॉर्ट एंड इफेक्टिव। कम शब्दों में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हो। जैसे लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उनकी हेडिंग लिख ली, हेडिंग में कोई टिपिकल सी चीज़ है, कोई डाटा है, वो आपने लिख लिया। इसके अलावा नोट्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते हैं। इंडिविजुअल स्पेसिफिक, ये सबसे बड़ी इसकी रूल ही होता है ये नोट्स का, कि हर एक इंडिविजुअल का खुद का एक स्पेसिफिक नहीं होता कि नोट्स किसी के आप रटते रहो। काफ़ी बार नोट्स के पीछे ही हम चलते रहते हैं, और नोट्स आपको बुक समझने के लिए बनाए हुए होते हैं, ना कि नोट्स ही। कई जगह देखते हैं नोट्स ही चलते हैं, बुक्स भूल ही जाते हैं बच्चे। एनसीईआरटी में क्या दिया है, नोट्स ही रटते जा रहे हैं। एनसीईआरटी के भी खोल के देखिए उन्होंने, बस नोट्स पे नोट्स रटते जा रहे हैं। नोट्स क्या है, सिंपली आपको उस बुक को, उस पेज को, पूरे पेज को 4 से 5 लाइन या फिर 2 से हो सकता है 10 लाइन, 5 लाइन, जो भी हैं वो कम जगह पे लिखना, ताकि उसको जल्दी जल्दी कवर कर सकें। वो इसका मोटो होता है, मेन मकसद होता है नोट्स का। तो ऐसे ही नोट्स आपके हों जिससे आप, और जब भी पढ़ो 2 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो कम से कम आपके 2-4 पेज के नोट्स ऐसे हों जिनको आप एक जगह पे स्टोर करते चलो, क्योंकि ताकि रिवीजन करो ना, तो वो चीज़ आपके लिए नई ना लगे। जब भी आप बुक से पढ़ते हो तो उसको हाईलाइट जरूर करो कि भाई ये चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ, और दोबारा जब बुक को पढ़ोगे तो आपको बुक नई नई नहीं लगेगी। कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, और ये चीज़ें एक पेज पे आपको मेन चीज़ें जो ध्यान में रखनी होंगी ना, वो आपकी ध्यान रहती चली जाएंगी। इसके अलावा जब भी हम काम करते हैं, हर एक चीज़ शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आती है। बैठे बैठाए माइंड में एक नेगेटिव थॉट्स वगैरह चलने शुरू हो जाते हैं किसी का, चाहे कोई भी, मान लो कोई हो सकता है, कोई अच्छा पढ़ रहा हो आपसे, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, और ध्यान भटकाने वाली बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इसके लिए ये चीज़ें आप खुद अपने लिए कर सकते हो। राइट एटीट्यूड आपको खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि आप कंटिन्यूटी के साथ लंबे टाइम तक उस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो। इसके अलावा और क्या है, पे ऑन योर स्ट्रेंथ, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। अपनी जो स्ट्रेंथ है उनके ऊपर आपको इंजॉय, जैसे कोई न्यूमेरिकल है, कोई डेरिवेशन आपको अच्छे लगते हैं, भाई किसी का अच्छा करना उसको अच्छा लगता है, न्यूमेरिकल बड़े ही उसकी, तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और ट्रिकी चीज़ें लो। इसके अलावा अपनी वीकनेस है उनको भी ढूंढो, फिक्स करो उनको कि हाँ कहाँ कमजोरी है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए टाइम कम रह जाता है एग्जाम में, कई बार मिलता हुए मेरे क्वेश्चन छूट गए, हालांकि में, क्योंकि उनकी कमजोरी है, वो कहीं ना कहीं माइंड मैनेजमेंट या फिर टाइम मैनेजमेंट वो अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको इस चीज़ के ऊपर अच्छे से काम करना पड़ेगा। पहले कमियां ढूंढो, उसके बाद उनके ऊपर काम करना शुरू करो। और जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, तो उसको आपने क्या करना है, एक प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, उसके ऊपर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है। ये नहीं कि जो चीज़ मेरे को आती है, मान लो किसी का मैथ अच्छा है, वह मैथ छोड़ के चल रहे हैं, हम तो आता ही है सर क्या करेंगे उसको, लेकिन उसके ऊपर भी आपको चाहे टाइम कम दो, लेकिन उनके ऊपर भी आपको अच्छे से क्या है, पॉजिटिवली और ज़्यादा आप ट्रिकी चीज़ें सीख सकते हो। आपकी एनसीईआरटी आपको अच्छे से आती है, आप
एग्जाम्पलर स्टडी करो ना, एग्जाम्पलर में जाके देखोगे आपको काफ़ी सारी ट्रिकी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे एज ए इंटरेस्ट। बोर्ड वाले बच्चे हैं जो खासकर, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए तो यदि आप एग्जाम्पलर भी अच्छे कर सकते हो तो और कोई जो बेस्ट पब्लिकेशन है, बहुत सारी पब्लिकेशन हमारे मार्केट में मिल जाती है, उनको ट्राई करो आप, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी पढ़ने को मिलेगी। तो ये स्टॉप नहीं करना होता कहने का मतलब। उसके बाद वर्क ऑन द वीक एरियाज मोर, जैसे आपको कमियां पता लग जाती हैं, भाई ये कमी कहीं ना कहीं मेरे से छूट रही है, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, या फिर मैं क्वेश्चंस को कई बारी लैंग्वेज उनकी समझे वगैरह ही आंसर करना शुरू कर देता हूँ, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल से उनकी कमियों की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कि भाई मेरी कमी ये है कि मैं लेट उठता हूँ या फिर और कोई आपकी अपनी अपनी कमी है, उनकी बात नहीं। पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है बहुत सारी कमियाँ, कहीं ना कोई लूप होल्स हम बोल सकते हैं, कुछ कमियां हम छोड़ रहे हैं ना, उन कमियों को फिक्स करके उनके ऊपर काम करना होता है, अपने आप को पॉजिटिवली पुशअप करके उन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए और कोई दूसरा नहीं करेगा। हम आपके लिए बस एक ये कि राय दे सकते हैं, ट्रिक्स टिप्स बता सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैं बात कर रहा था, भाई एग्जाम छूट जाते हैं आपके, या फिर सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं हो पाता है। सिलेबस स्कूल में या फिर जहाँ पे भी आप ट्यूशन वगैरह पढ़ते हो वो उनकी स्पीड से चलेगा, इसके अलावा हमारे माइंड में भी हो कि मैंने से आपसे पूरा करना है। अब यहाँ पे ये एक्सक्यूज लगाने के बजाय कि हमारे तो स्कूल में ही ऐसे स्पीड से चल रहा है, या स्कूल में हमारे तो ये चैप्टर छोड़ा हुआ है, या फिर ट्यूशन पे हम नहीं कर रहे, इसके अलावा आप अपने खुद से ही सवाल पूछो कि क्या और कोई सोर्स नहीं था क्या इस सिलेबस को पूरा करने के लिए। सोर्सेज की आज के टाइम कोई कमी नहीं है, जैसे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में सिलेबस पूरा साइंस का डाला हुआ है। इसके अलावा अपडेशन आपको रेगुलरली मिलती रहती है, और मैं नहीं, इसके अलावा बहुत सारे आपको ऐसे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आपको अच्छा मिल जाएगा जो जहाँ से आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले आपका सिलेबस हो, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी हम बोल सकते हैं कि टाइम के हिसाब से आप चल रहे हो। एग्जाम आपके सिर पे है, सिलेबस आपका पूरा नहीं हुआ, आप इस पे दोष दे रहे हो स्कूल पे, स्कूल वाले एक दूसरे पे दोष दे रहे हैं, या फिर ट्यूशन वाले की भी इसकी वजह से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इसका टाइम का जो ट्रैक है आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ बात यहाँ पे नीचे भी लिखी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक यू मस्ट टेक टाइम आउट टू रिप्लेनिश यूर सेल्फ, और अपने आप को, जैसे आप जब भी टाइम टेबल फॉलो करते हो ना, तो अपने आप को जो कमी रह जाती है किसी चीज़ की, या फिर जब आप एनर्जी आपकी ये लगता है जोश हो चुकी है पूरे, अपने आप को ये भी करना पड़ेगा, क्या आपको रिप्लेनिश भी करना पड़ेगा, मतलब क्षतिपूर्ति जो भी कमी रह जाती है किसी भी चीज़ की उसको पूरा करना पड़ेगा, जब भी आप टाइम का ट्रैक है फॉलो करते हो कि टाइम के अनुसार चीज़ें चल रही है नहीं चल रही। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इक्वल टाइम शुड बी डिवोटेड टू ईच सब्जेक्ट सो दैट एवरी सब्जेक्ट इज कवर्ड। कहने का मतलब ये कि टाइम मैनेजमेंट या टाइम ट्रैक कि हर एक सब्जेक्ट, जैसे जो सब्जेक्ट आपके ट्रिक है मैंने बोला, वो मॉर्निंग टाइम में आप लेके जा सकते हो, जो आपको लगते हैं ईजी से हैं, लेकिन टाइम उनको भी देना पड़ेगा, कम टाइम दे सकते हो आप उनको, आधा घंटा तो मिनिमम टाइम रहता ही है, क्योंकि 5-10 मिनट में तो बुक्स वगैरह खोल के और ये आइडिया लगाने में लग जाता है पढ़ना क्या है। या फिर होमवर्क को आप पढ़ाई में नहीं ले सकते। पहली बात, होमवर्क यदि आप चाहे सारा दिन कर रहे हो वो पढ़ाई नहीं हो, तो रटा रटाई चीज़ें हैं, आप देख देख के चेप रहे हो कोई चीज़। लेकिन जब आप बुक्स के ऊपर पढ़ते हो और अपने माइंड अपनी खोपड़ी को यूज करते हो कोई चीज़ करने के लिए, उसी को हम बोलेंगे कि आप रियल में पढ़ाई कर रहे हो। तो इस चीज़ के लिए क्या है कि आपके सब्जेक्ट के लिए इक्वल कंट्रीब्यूशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ने वाले देखे हैं बच्चे आंखों में मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, सिकुड़े सिकुड़े से रहते हैं, कुछ बड़े बच्चे मिलते हैं बिल्कुल फैले हुए मिलते हैं। तो उस केस में यदि आपका बॉडी अच्छा नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि बॉडी फिट नहीं है, और हम बहुत शुरुआत से ही पढ़ते हैं कि एक हेल्दी माइंड होता है जो वो कहाँ से शुरू होती है, उसकी शुरुआत शरीर से ही होती है। तो एक शरीर यदि आपका हेल्दी है, फिट है, वहीं पे आपका हेल्दी माइंड है वो मिलेगा। और एक्सरसाइज का, फिजिकली जो एक्सरसाइज हम करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, उसका केवल शरीर पे ही असर नहीं पड़ता, माइंड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और हमारा जो ब्रेन है इसके कुछ सुस्ताए हुए भाग हैं जहाँ पे ढंग से सर्कुलेशन नहीं हो रही, मान लो कोई ना कोई चीज़ है वो जमी पड़ी है, तो सर्कुलेशन की वजह से जो हमारी मसल्स है जो ब्रेन की, उनकी एक्सरसाइज होती है। तो ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए नहीं कि ब्रेन से डंबल उठाने हमने, ब्रेन शरीर से ही करना है। इसके अलावा हेल्दी फूड है, बहुत सारे बच्चे जंक फूड्स वगैरह फास्ट फूड खाते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको अब नहीं पता लगता, लेकिन काफ़ी ऐसी साइलेंट डिजीज, डेथ कोज करने वाली जो डिजीज है उनकी बॉडी में पनप रही होती हैं। हाँ, कभी कभी शौक के लिए, कभी टेस्ट के लिए कोई चीज़ चख ली, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम आपके डाइट में रहना चाहिए फूड ही खाएं।
जरूरी नहीं हर चीज़ डाइट को ही फॉलो करे। वैसे ही बहम हो जाता है कईयों के, भाई मेरे कईयों के तो ये कमज़ोर होते हैं, उनको सोचते हैं भाई हमारे लगता कुछ नहीं है, और कईयों के क्या है, सोचते रहते हैं कि भाई हाँ हम ज़्यादा हैं कि अलग शरीर में। तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप नॉर्मली एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते हो लगभग 20 से 30 मिनट, और मैं कहता हूँ लगभग आप सुबह सुबह 1 घंटा या फिर पौना घंटा कम से कम आप जब निकालते हो रनिंग के लिए, उसके बाद जो भी आपकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ये नहीं कि जिम ज्वाइन कर लो जाके प्रोटीन के डब्बे खाओ वहाँ पे शरीर खराब कर लो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, आप सिंपल एक्सरसाइज करो, रन करते हो, आपकी सांस फूलती हैं जब, उस केस में सिंपली आपकी हार्ट बीट फास्ट होती हैं, सर्कुलेशन आपका बढ़ता है, जिससे क्या है आपकी लिम्फेटिक सिस्टम भी मजबूत होता है, साथ में जो डिजीज वगैरह पैथोजेंस वगैरह उनके प्रति हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फास्टली काम करता है। तो आपका ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए भी आपका फिजिकल एक्सरसाइज, ये खुद करके देखने की बातें हैं, जब आप खुद ट्राई करोगे ना तब जाके आप रिजल्ट खुद ही देख सकते हो कि कोई चीज़ आपको पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, जब आपसे फिजिकल एक्सरसाइज करने लगी तो मेंटली भी आपका काफ़ी कुछ आपको पॉजिटिव बेनिफिट वो देखने को मिलेंगे ज़रूर, और जब आप ट्राई करोगे तब ही। उसके बाद डू नॉट एग्जॉस्ट योर सेल्फ, अपने आप को कभी ये नहीं कि पूरा का पूरा झोंकना ही होता है, रनिंग कर रहे हो तो दौड़ते ही जा रहे हो और बेहोश होकर गिर गए, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एनर्जी ऐसी ही ना रहेगी, चला भी ना जाए ढंग से, वो रनिंग की बात थी। ऐसे पढ़ाई की भी, पढ़ते जा रहे हैं हम, पढ़ते जा रहे हैं और इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि वैसे ही डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा खुद को भी। तो इसका भी बैलेंस आपके पास होना चाहिए। जब भी ये लगता है भाई सारी की सारी आपको नहीं हो रहा तो उस टाइम बुक बंद करो आप पढ़ते टाइम, और ये फिजिकली एक्सरसाइज के टाइम भी वही बात है। टेक स्टडी ब्रेक्स और इवन स्मॉल नैप्स, जब आप पढ़ रहे हो मान लो एग्जाम टाइम में ज़्यादा आपके प्रेशर है, अब जैसे अभी टाइम चल रहा है एग्जाम टाइम के टाइम ही आप वीडियो वगैरह देखते हो, तो उस टाइम क्या है जब आप पढ़ते हो तो हो सकता है आप 2 घंटे 3 घंटे से लगातार पढ़ रहे हो, और आपकी पढ़ाई का तो मेन जब आप टाइम टेबल बनाते हो ना, तो उस केस में भी आप टाइम टेबल बनाते टाइम ध्यान रखो कि आपका यदि आधे घंटे तक कंसंट्रेशन रहती है ना, तो 15 मिनट फिर आप वहाँ पे गैप छोड़ दो, वहाँ पे आप इधर उधर टहलने चले जाओ, और ये नहीं कि 15 मिनट ऐसे टहलने चले गए कि उसके बाद का टाइम टेबल ही बिगाड़ दिया। तो कम से कम आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि क्या करना पड़ेगा। जैसे 15 मिनट का जो स्मॉल नैप्स हैं, छोटी जब की है वो ले सकते हो, एक एनर्जी नैप्स भी बोलते हैं इनको। इसके अलावा पूरा का पूरा ये नहीं कि लगातार पढ़ते ही जा रहे हो, 6 6 घंटे सीटिंग है लगातार, आप ब्रेक्स में पढ़ो। आप ब्रेक्स में मतलब पौना घंटा पढ़ लिए, 15 मिनट का ब्रेक हो, उसके बाद फिर पौना घंटा पढ़े, फिर ब्रेक, उसके बाद एक लंबा ब्रेक आप ले सकते हो। तो इस तरीके से जो सीटिंग है वो तो आपकी बढ़ानी पड़ेगी, हो सकता है 45 45 मिनट पहले आप दो बार ही पढ़ रहे थे, फिर 3 पे आ जाओ, फिर 4 पे, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। शुरुआत से आप पूरा का पूरा टाइम नहीं झोंकना होता कि भाई बिल्कुल माइंड ही काम करना बंद कर गया, उस केस में आप बुक को बंद करो और थोड़ा हो सकता है इधर उधर टहल सकते हो और स्मॉल नैप्स ले सकते हो। मोबाइल नहीं चलाना है, कई बार सोचते हैं कि मोबाइल चला लें, कोई रील वगैरह देख लें, रील देखते देखते तो आपको पता ही नहीं लगा कब 2 घंटे लगा दिया आपने 15 मिनट के नाम पे। तो वो चीज़ तो आप अवॉइड ही करो जितना ज़्यादा उसके, क्योंकि आपने ही इन चीज़ों की लत लगा रखी है। जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे तब भी क्या है अलग अलग तरीके होते थे जिसमें हम इधर उधर टहल के, और वो पॉजिटिवली काम करती थी वो चीज़ें। मोबाइल फ़ोन है वो दिमाग ख़राब करता है, चीज़ें आपकी पॉजिटिव तो नहीं मिलती, नेगेटिव चीज़ों में इतना ज़्यादा बिखेर देता है आपको, जिससे पॉजिटिव से भी आप दूर होते चले जाते हो। इसके बाद फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही चीज़। जैसे इन भाई साहब को देख रहे हो, एक ही टाइम खाना खा रहे हैं, एक टाइम बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ते पढ़ते खाना खा रहे हैं, टीवी देखते रहते हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में चलती रहती हैं, गेम खेलते रहते हैं। एक चीज़ खाना खा रहे हो तो ठीक है खाओ पहले 5 मिनट 10 मिनट, इसके अलावा जो भी आप पढ़ रहे हो उस केस में एक ही फोकस के साथ काम करो। कई नाव में पाँव रखोगे तो डूबना आपका तय ही है, इस वजह से एक ही चीज़ में, क्योंकि माइंड को जितना ज़्यादा आप कंफ्यूज करोगे ना, मल्टीटास्किंग बनाने की कोशिश करोगे, ये तो आपकी अच्छी बात है कि भाई आप कोई काम कर रहे हो इजीली कर पा रहे हो और दूसरा काम आप उसके साथ कर सकते हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक वैसे ही माइंड बेचारा एक ही काम कर रहा है, आपका दूसरा काम घुसेड़ रहे हो उसके दिमाग में, तो इसको डिसीजन लेने में ही कहाँ है गड़बड़ी करेगा ये, और डिसीजन लेने में ही सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, लिख रहे हो आप पेन के साथ, ये चम्मच के साथ लिखना शुरू कर देगा, फिर इसको पता नहीं है ना, इतना कन्फ्यूज नहीं करना होता है माइंड को, सिंपली किस चीज़ के लिए बना है भाई, एक टाइम एक ही काम पे ध्यान दो। पढ़ रहे हो तो उस टाइम पढ़ने की बातें, चलो खेलने जा रहे हो तो खेल लो, वहाँ पे पढ़ाई की बात नहीं होनी चाहिए। वहीं पे कंफ्यूज हो रहते हैं कि भाई कल का एग्जाम है, खेलते टाइम भी मन नहीं है, मन नहीं है तो जाके पढ़ लो आप, और यदि आ ही गए हो प्ले ग्राउंड में फिर अच्छे से खेल लो वहाँ पे, जो भी आप जैसा भी खेलना पसंद करते हो। तो एक सिंगल माइंड के साथ आपको परफॉर्म करना होता है, मल्टी चीज़ें इसके दिमाग में मतलब चलेंगी ना, उस केस में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब है थोड़ा स्टडी की बातें, जो क्या रहेगी सब्जेक्ट वाइज कुछ टिप्स हैं साइंस के ही हमारे जो पोर्शन हैं, इसके अलावा जो साइंस वाले बच्चों के लिए, इसके अलावा आप
आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो भी इसी टाइप से थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हो। जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी जब आप पढ़ते हो ना, उस केस में आपको क्या करना होता है, ज़्यादातर अटेंशन आपको देना पड़ता है डायग्राम्स पे। डायग्राम बड़े ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी है ही सारा एब्जर्वेशन का खेल, जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को उतना ज़्यादा। इसके अलावा जो थ्योरी है वो भी आपकी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके नोट्स वगैरह की बातें हम कर ही चुके हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टर्म्स, बायोलॉजी में तो टर्मिनोलॉजी ही इंपॉर्टेंट होती है। जितने ज़्यादा आप टर्म पढ़ते हो ना, उनको आप अपनी लैंग्वेज में कितने भी अच्छे ढंग से लिख सकते हो। इसके अलावा नोट्स बनाने हैं, और वो नोट्स इसे हो कि ईजिली प्रिपेयर हो उसके। फिजिक्स में क्या है, डेरिवेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिजिक्स एंड मैथ ये हैं सारे प्रैक्टिस का गेम। इनकी तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत सारे बच्चे हैं मैथ की जो फेयर कॉपी है उसी में से पढ़ते रहते हैं देख देख के। तो फेयर कॉपी को तो साइड में रखो, पहले आप कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, रफ कॉपी लेके बैठना होता है। जब भी आप उलझ जाते हो ना, तब आपको फेयर कॉपी की मदद लेनी पड़ती है। और बहुत सारे बच्चे फेयर से ही पहले रटेंगे। ये प्रैक्टिस करने वाले सब्जेक्ट को भी रटने वाला सब्जेक्ट बनाया हुआ है। इसके अलावा ध्यान रखो पेपर में आपका सिंपली क्या जरूरी हो जाता है, नेसेसरी ड्रा डायग्राम्स। डायग्राम जैसे ग्राफ वगैरह आते हैं फिजिक्स में, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा फ्लो चार्ट्स वगैरह, डेफिनेशंस वगैरह हैं जो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट में मान लो कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ आ गई ना, किसके बाद क्या है, स्टेप टू स्टेप कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो आप पेंसिल के साथ वो फ्लो चार्ट है उनकी प्रैक्टिस करो। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट इन न्यूमेरिकल्स। ये तो हम न्यूमेरिकल करते टाइम भी आपको काफ़ी बार बता चुके हैं कि जब भी आप यूनिट वगैरह लिखते हो न्यूमेरिकल्स में, भाई क्या निकाल रहे हो, पावर निकाल रहे हो, तो पावर की वाट यूनिट होती है, न्यूटन वो यूनिट पे भी बड़ा खेल हो जाता है। आप गड़बड़ी कराते हो, मार्क्स हैं आपके डेट हो जाते हैं। केमिस्ट्री में सिंपली ऑब्जेक्टिव और ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते हैं, कुछ 1 मार्क क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान देना होता है ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस की बजाय। क्योंकि केमिस्ट्री में यदि आपका बड़ा क्वेश्चन भी आता है ना, वो भी पार्ट्स में मिलता है मैक्सिमम केसेज में। इसलिए जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा केमिकल फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक होता है। फार्मूले ही आपको नहीं आते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं आती हैं, तो उसके बेस पे आपके बड़े क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं हो सकते। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द कंडीशंस केमिकल रिएक्शंस। जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, एस लिखा मिलता है ब्रैकेट में, ए क्यू लिखा मिलता है, वो आपकी जब आप ऐसी चीज़ों को लिखते हो तो उससे एग्जामिनर का माइंड सेट होता है कि आपको है, आप कुछ अलग करके लिख रहे हो। बहुत सारे हैं उनको सिंबल ही नहीं लिखने आते, प्लस का निशान, एरो कब लगाना है, एरो ऊपर की तरफ कब लगाना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपका रिप्रेजेंटेशन ही मैटर करती है। तो पेपर में केवल नहीं कि थ्योरी ही थ्योरी बांटते रहो आप, उसमें फ्लो चार्ट्स, ग्राफ, डायग्राम जितनी ज़्यादा आप अच्छे से इनको यूज करोगे, रिप्रेजेंटेशन जितना बैठोगे, वही आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आप सिलेबस में से निकल जाते हो ना, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQs आते हैं, जो कोई 5 साल के आते हैं, कोई 10 साल के, उनको जरूर सोलो करो। CBSE वाले बच्चों के लिए अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग सैम्पल पेपर भी आते हैं। इसके अलावा सैम्पल पेपर आप बाद में ट्राई करो, पहले PYQ से लैंग्वेज समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि PYQ के ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं, लैंग्वेज समझ में आ जाती है। कई बार तो उन क्वेश्चन में से थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम, जो स्टेट बोर्ड से रिलेटेड बच्चे हैं ना, उनके तो PYQ इतने इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको वहीं से उठाए हुए क्वेश्चन मिल जाते हैं। स्टेट बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही मिल जाते हैं, तो इनको जरूर पढ़ो आप। 5 ईयर या फिर कम से कम 3 साल के तो जरूर पढ़ो आप, और जितने भी सेट आते हैं सबको पढ़ो। क्योंकि CBSE में तो हम देखते हैं हर एक साल में ही काफ़ी सारे सेट का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ही आगे पीछे हैं, कई बार तो क्वेश्चन पेपर ही आपके अलग अलग मिलते हैं, तो उनको जरूर पढ़ो। इसके अलावा मिनिमम 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके पास हों, उनको सोल्व करो अच्छे से, और उनके सोल्व्ड भी मिल जाते हैं मार्केट में। बाय डूइंग दिस यू विल गेट ए क्लियर आइडिया ऑफ एग्जाम पैटर्न। इससे एग्जाम पैटर्न का तो पता ही मिलेगा, टॉपिक्स का भी पता मिल जाएगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट आता जा रहा है या फिर बार बार आ रहा है, उसी के बेस पे आप उसकी तैयारी कर सकते हो। दैट आर रिपीटेडली आस्क्ड एवरी, वही बात है जो बार बार रिपीट हो रहा है ना कोई क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी, किस टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकते हो। इसके अलावा जो टाइम टेबल आपने बनाया है उस पर कंसिस्टेंट रेगुलर बनाना पड़ता है। कंटिन्यूटी में ही वो चीज़ें काम करती हैं। एक 10 दिन आपने फॉलो किया, 1 महीने आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ें आपकी पहले जैसे ही हो जाती हैं। इसलिए
क्या करना है, कवर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ यूअर सिलेबस एवरी डे। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा काम है करते रहना है। जरूरी नहीं कि डेली आपको 2 घंटे 6 घंटे लगाने हैं, चाहे आधा घंटा बुक्स खोल के भी बैठो ना, कम से कम माइंड में ये तो टारगेट ये रहेगा ना, इसको काम तो दे रखोगे ना आप कि कुछ ना कुछ करना है। चाहे आप एक स्टेप ही आगे बढ़े हो, वो कंटिन्यूसली को आगे बढ़ना पड़ता है। उसके बाद फिनिश यूअर सिलेबस ऑफ वेल इन टाइम। ये प्रायोरिटी बेस पे काम करना होता है कि आपका सिलेबस को पूरा करने की जिम्मेदारी केवल आपकी है। आप किसी पे दोष नहीं मंड सकते कि हमारे तो ऐसा था, वहाँ पे टीचर ऐसा था, ये क्योंकि आपके पास सोर्सेज की कमी नहीं है। आज के टाइम सोर्सेज ऐसे हैं कि आप घर बैठे भी आप सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन टीचर्स की भी ऑफलाइन की भी काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो वहाँ पे आप पॉजिटिवली जाओ, और ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन पढ़ के आप ऑफलाइन वाले टीचर से सवाल पे सवाल करके मज़े लेने की बात नहीं। वहाँ पे डाउट क्लियर करो आप थोड़ा सा नेचुरली, यदि हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी पहले से ही पता होती है। बहुत सारे बच्चों को फिर वो ऑफलाइन का मज़ा लेते हैं। ऐसा नहीं, वहाँ भी आप 2 बातें अच्छे से सीखो, यहाँ भी आप अच्छे से सीखो, और दोनों को पॉजिटिवली एडअप करो, ना कि एक दूसरे को कंपटीशन में लेके आओ। तो यहाँ पे क्या है, सिलेबस आपका वैलेंटाइन टाइम जो सिलेबस हो सकता है, कोई टॉपिक आपका स्कूल टाइम में कमज़ोर रह गए हो, या आप नहीं गए पाए हो, या फिर कोई भी कारण हो सकता है, उसको आप यूट्यूब वगैरह से या किसी भी जरूरी नहीं कोर्स लेके ही करो, क्योंकि हर एक टॉपिक की आपको सेशन है वो मिलेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग मिलेंगे। और यदि आपको नहीं लगता तो और कोई सेशन आप देख के वहाँ से आप कवर कर सकते हो। उसके बाद जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग नाम से होते हैं, तो वो आप एग्ज़ाम को सीरियसली लो। कई बार आपको लगता है भाई एक एग्ज़ाम दे दिया 2 बार, मान लो चाहे 10 एग्ज़ाम ले रहा है ना आपका स्कूल, 10ओं को सीरियसली लो, और क्या सोच के लो कि ये हमारा बोर्ड एग्ज़ाम ही है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे बहुत सारी ऐसी गलतियां, जैसे फर्स्ट प्री बोर्ड में आप करके आते हो, आपको पता लगता है कि भाई मेरा टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था, मेरा पेपर छूट गया था वहाँ पे। इसके अलावा एक कोई गलती निकल गई, भाई मैंने हड़बड़ी में पेपर किया है। इसके अलावा कई बार लगता है भाई मेरा तो टाइम ही बहुत ज़्यादा बच गया, इतना जल्दी कैसे पेपर हुआ है। तो इन चीज़ों की जो काफ़ी छोटी छोटी कमियाँ हैं ना, वो हो सकता है मान लो पहले प्री बोर्ड की कमी आपने दूसरे में पूरी कर दी, दूसरे में कोई और कमी आपको पता लगी, और उसके बाद उसको थर्ड प्री बोर्ड में कंप्लीट कर दी। इस तरीके से मान लो 3 4 जो भी प्री बोर्ड आपके जितने भी होते हैं स्कूल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्री बोर्ड तो आप 10 दे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नेगेटिवली ले लेते हैं भाई अभी एक तो दे तो दिया, एक कोई बहुत बड़ा करके है, लेकिन जब तक आप कम से कम 10 10 12 12 बार अपनी सीटिंग नहीं बनाते हो 3 3 घंटे बैठने की, आप कैसे सोच सकते हो कि एग्जाम में आप 3 घंटे अच्छे से बैठ सकते हो। तो वहाँ पे बहुत सारी कमियां, और सारी की सारी कमियां एक बार में नहीं पूरी होंगी, ना ही सारी की सारी कमियां आपको एक ही बार में सामने पता लगेंगी कि क्या हुआ। पहले हो सकता है 2 कमियों को पूरा करो, तीसरी कमी आपको हो सकता है अगले प्री बोर्ड में देखने को मिले। तो इस तरीके से इनको सीरियसली लेना होता है। इनको ऐसे लेना होता है कि 3 घंटे में मैंने बोर्ड का एग्जाम ही देना है, उतना अपना 100% उस पर ऊपर लगाना होता है। बिना तैयारी करे ही दिए जाते हैं, सोचते हैं कि बस चलो स्कूल वाले टीचर ही तो चेक करेंगे। अब इन्हीं चीज़ों को यदि आप कर रहे हो तो कैसे सोच सकते हो कि बोर्ड में आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियाँ आ जाएंगी जिसके बेस पे आप उसको सीरियसली अटैम्प्ट करोगे। और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस आपके डिजाइन किए हुए होते हैं जो आपके बोर्ड से रिलेटेड ही रहते हैं, तो इनको बड़ा ही सीरियसली लेना पड़ता है। और यू कैन इवेलुएट यूर सेल्फ, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि कितनी आप परसेंटेज आ रही है आपकी प्री बोर्ड में। प्री बोर्ड में आपकी 70 क्रॉस नहीं कर रही, सपने आप 90 के देख रहे हो, वो भी गलत बात है। यदि आप प्री बोर्ड में 80 मार्क्स तक 90 मार्क्स तक स्कोर कर पा रहे हो, वो आपके टीचर डिपेंड करता है, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में उससे ज़्यादा ही स्कोर कर पाते हो। तो डिपेंड यही करता है, टीचर्स का भी यही मकसद रहता है कि एग्जाम पैटर्न ऐसा बनाया जाए, या फिर आपकी चेकिंग इस तरीके से की जाए कि 5 10 नंबर आपको कम ही रखा जाए। ठीक है, उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में आप देखते हो 5 10 नंबर आपके बढ़ के ही मिलते हैं। तो इनको बड़ा सीरियसली लेना पड़ता है। आपको पता लग जाता है कि नंबरिंग कैसे होती है, कैसे चेकिंग होती है, कितनी गलतियां यदि टीचर निकाल रहा है उसको पॉजिटिवली लेना होता है, लड़ने की बजाय झगड़ने की बजाय कि सर मेरे तो नंबर इतने थे आपने तो इतने ही दिए। हो सकता है मार्किंग वगैरह की कई प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिले, वो एक पॉजिटिव चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि टीचर आपके मार्क्स काट रहा है, आपसे दुश्मनी तो है नहीं है, उसको जस्ट आपको समझाना चाहता है कि भाई इस तरीके से आपको एग्जाम में हो सकता है ये नंबर कट जाएं, तो हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। तो इस तरीके से वो यदि काट रहा है ना, पॉजिटिवली उस चीज़ को लो और उसको इंप्रूव करो। कि गलती बता दी, हाँ ठीक है सर मेरे डायग्राम में यहाँ पे मिस्टेक है या फिर ये चीज़ गड़बड़ी है, तो उसको मैं दूर करूँगा। तो इस चीज़ के लिए इवेलुएट करने की ही ज़रूरत होती है, और ताकि टीचर को आपकी कमियों का पता लग सके, वो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे के हो सकता है आपको पॉजिटिवली उस चीज़ को ठीक कर सके। उसके बाद है द नाइट बिफोर द एग्जाम इज क्रूशियल। मान लो आप प्रिपेयर कर चुके हो, जो भी चीज़ें हैं इंप्लीमेंट करके एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कल ही एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम से पहले वाली रात है वो बड़ी ही क्रूशियल होती है।
उसमें कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को। तो जो शुरुआत से पढ़ के जा रहे हैं उनके लिए तो मज़े वाली बात है कि हाँ चलो एग्ज़ाम है कल, बड़ा अच्छा करके आएंगे। जिसने नहीं किया कुछ वो फिर पिछले रात को ऐसा देखते हैं जैसे भाई साहब बैठे हैं सारे नोट्स बिखारे हुए हैं, इसने पूरा बेड पे बुक्स ही बुक्स पटकी हुई हैं, और उसके बाद फिर क्या है, ये सोचता है यहाँ से कर लूँ यहाँ से कर लूँ, क्या पता ये भी आ जाए ये भी आ जाए, पढ़ा इसने कुछ है ही नहीं है। तो ये चीज़ें ज़्यादा आपने उस टाइम नहीं लेके आनी है दिमाग में, कंफ्यूज नहीं करना है माइंड को। और कुछ भी थोड़ा बहुत यदि पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ो, मॉर्निंग टाइम है, कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है, रिवाइज की चीज़ें हैं, नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती इस केस में, नई चीज़ के लिए इतना जरूर अपने पास टाइम नहीं है। क्योंकि हर किसी पब्लिकेशन में उठा के देखोगे ना आपको लगेगा ये छूट गया मेरा। इसके अलावा यदि आपने चाहे वो चीज़ पढ़ भी रखी हो, बहुत सारे बच्चे हैं एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बुक्स लेके साथ में जाएंगे, वो देखते रहते हैं, वो ये रह गया, उसके बाद फिर पेज पलटेंगे, हो ये तो रह ही गया, हालांकि आपको पता है उस चीज़ का, फिर भी आपको उस टाइम डर की वजह से वो चीज़ें भूलते रहते हो, कन्फ्यूज रहते हो। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना जितना ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले वाले जो रात है उसको माइंड को टोटली अच्छे से सोने दो। कई बच्चे हैं रात भर जागते रहते हैं, 4-4 बजे सोते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं अगले दिन। वो कैसे दे देंगे जब माइंड ही उसका ढंग से काम ही नहीं कर रहा, तो क्या ही आप उससे उम्मीद कर सकते हो। एग्ज़ाम से पहले माइंड की प्रॉपर स्लीप, या फिर आप बोल सकते हो अच्छे से नींद लेना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो एग्ज़ाम है में अच्छे से परफॉर्म कर सके। बहुत सारे बच्चे सोते नहीं हैं रात भर, अगले दिन ऐसे कैसे एग्ज़ाम देने चले जाते। एग्ज़ाम में आपका पता तो है कि माइंड नहीं काम करना है, और चीज़ कुछ काम ही नहीं करती, तो माइंड को तो आपको रिलैक्स करना पड़ेगा ना। और उसी के लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है, डोंट रश थ्रू द नोट्स, नोट्स को छोड़ दो, बुक्स एज वेल एज क्या करेंगे, ये पजल ही करेंगे हमको। ईट वेल, अच्छे से खाओ, और स्टे रिलैक्स्ड एंड स्लीप प्रॉपरली। ज़्यादा अपने आप को टेंशन में और अपने से जुड़े हुए लोगों को टेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती। घर वाले परेशान बैठे हैं कि इसका एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम क्यों है, क्योंकि कुछ खा नहीं पी रहा, पढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं क्या है, दिमाग ख़राब करे बैठा, कोई बात करने आए तो सीधे मुँह बात नहीं कर रहा। वो चीज़ आप यदि करते हो ना, इसका मतलब माइंड सेंटर से इधर उधर चला गया आपका, उसको ठंडा करने की ज़रूरत है, उसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आप सोचो पूरे साल में यदि आप जो भी चीज़ें पढ़ चुके हो, वो चीज़ या फिर नहीं पढ़े हो ना, तो वो एक रात में तो आपसे कुछ ज़्यादा बड़ी बात होनी नहीं होती। सिंपली रिवाइज यदि आप करना चाहो तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो रात को, या फिर अगले दिन सुबह भी। और रिवाइज कैसे, वो जैसे मैंने नोट्स बताए थे, थोड़े थोड़े नोट्स आपने जो बनाए हैं ना, उन नोट्स में से निकलो, और खासकर उन चीज़ों में से जो आप भूल जाते हो, कई डेरिवेशन ट्रिकी से होते हैं, उन चीज़ों को रखो भाई, हाँ थोड़ा रिवाइज करना है बस उस मकसद के लिए। इसको ज़्यादा काम मत दे के चलो माइंड को कि भाई हाँ तेरे को ये भी करना है ये भी करना है, तेरे को तो 10 चैप्टर पढ़ने हैं, तेरे को 10 अभी पढ़ने हैं, 10 सुबह, बार बार क्यों रट रहे हो उनको, जब आपको एक बार में वो चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद बात आती है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन क्या कुछ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस दिन एग्ज़ाम है ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भाई उस टॉपिक का क्या है, उस टॉपिक का क्या रहेगा, बहुत सारे बच्चे आपस में डिस्कस करते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता। अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है सिंपली। द बेस्ट थिंग इज टू कीप ऑल द बुक्स, नोटबुक्स एंड नोट्स एट द होम एंड रीच द एग्जाम सेंटर विद द फ्री माइंड। वही बात है जो बहुत सारे बच्चे हैं, बैग का बैग ले चले जाते हैं, रटते जाते हैं, पता नहीं रास्ते में क्या चल रहा है या नहीं। माइंड को इतना ज़्यादा आपने क्यों छोड़ रखा है। पहले तो आपका सिलेबस मैं बोल रहा हूँ टाइम पे करने का मतलब ये है कि एग्जाम से कंप्लीट, नोट्स नाट्स सारे आपके कंप्लीट, बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा रिवीजन यदि रह जाता है वो करो। अब यदि आपका सिलेबस ही एग्जाम वाले दिन तक चल रहा है कि भाई हाँ मेरे को तो 10 चैप्टर ये एग्जाम वाले दिन सुबह ही करने पड़ेंगे, फिर तो माइंड आपको इतना ज़्यादा पजल कर देगा ना एग्जाम में, फिर तो भूल ही जाओ आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके बाद वहाँ पे क्या रखना है आपने, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी दृष्टिकोण, मतलब एक पॉजिटिव। ये नहीं कि हो सकता है भाई वो जो मेरा टॉपिक कमजोर है, क्योंकि 100 की 100 प्रिपरेशन के साथ तो कोई एग्जाम देने कभी नहीं जाता। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो 100 का 100 तैयार करे हुए बैठा हो। वैसे कहने की बात अलग है, उसको भी पता है कि कोई ना कोई चीज़ कमजोर रही है, उसको डर रहता है कि कहीं ना ये क्वेश्चन यहाँ से ना आ जाए। और कभी भी 100 का 100 चीज़ें याद करके हम कभी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन 100 की 100 तैयारी के साथ कभी नहीं कोई भी देने जाता। ये तो एक बहम होता है कि 100 की 100 हम तैयारी करके जाएं, तो वहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक यही कि मैं पढ़ा हुआ हूँ ना जो, उसी में से ही एग्जाम आएगा, ये थोड़ा सा माइंड में, बहम में भी नहीं, माइंड में एक इतना नेगेटिव करने के बजाय पॉजिटिव रखो उसको। पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज कीप योर माइंड फ्रेश एंड बॉडी रिलैक्स्ड। तो हमेशा ये रखो कि मैं कोई गड़बड़ी वगैरह भी लगती है, भाई मान लो वो टॉपिक मेरे से छूट ही गया, तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, जैसे 3 इडियट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसको समझा के रखना होता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना हम डर जाते हैं। कई बारी कोई चीज़ इतनी
गड़बड़ करने वाली होती नहीं है, जितना हमने मन में वहम बना के हम उस चीज़ को चले हुए रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, उतना कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम खुद अपने पे हंसने के लग जाते हैं, भाई हाँ इतना ज़्यादा कुछ था भी नहीं, वैसे डरे बैठे। तो सिंपली माइंड को समझाना होता है, दिल को समझाना होता है कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें कंट्रोल में है, आ जाएंगी। करके काम करने की बात कर रहा हूँ, नहीं करके जा रहे और वैसे ही आलिज वेल बोल रहे हो, तो इसने भी कोई चमत्कार नहीं करना है, ठीक है, इसने भी गड़बड़ी ही करनी है। तो सिंपली आपको पता हो, ज़्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि वो गड़बड़ी कर जाते हैं कहीं ना कहीं। इन द एग्जामिनेशन हॉल जब भी आप जाते हो तो ये बड़ा ही टेंशन वाला माहौल लगता है कि भाई यहाँ पे बैठे हैं, खाली रूम है, बोतल वगैरह तो हालांकि नहीं मिलती, आप ही लेके जानी पड़ती हैं कई बार। तो यहाँ पे आपको काम बिल्कुल ठंडे दिमाग से पानी वगैरह पी के अच्छे से सेट होके बिल्कुल बैठना है, पॉजिटिव फील रिलैक्स्ड, यहाँ पे आपको पॉजिटिवली ही बैठ के सिंपली कुछ नहीं रिवाइज करना कि क्या पढ़े हुए क्या नहीं, सिंपल बैठो बस वहाँ पे प्रेजेंस में जियो कि क्या चल रहा है बाहर, क्या है, कोई पक्षी आ रहे हैं खिड़कियों में से झांक रहे हैं, या फिर कोई हवा चल रही है, या फिर आसपास आवाज़ क्या आ रही है। पॉजिटिविटी रहती है इन चीज़ों से। एक ये चलता जा रहा है कि हाँ भाई उस क्वेश्चन का क्या आंसर था, वो चीज़ कैसे थी, वो डेरिवेशन कहाँ से क्या था, ये सोचते रहते हैं, वो भी गलत बात है। मैंने बोला सुबह जिस दिन आपका एग्जाम है वहाँ से आपको माइंड को रिलैक्स करना छोड़ दो, अपने आप ये आंसर्स अपने आप देगा आपको, इस पे विश्वास तो करो। आपको विश्वास ही नहीं है इस पे, ये स्टोर करे बैठा है, आप सोच रहे हो कि ले और रट ले और रट ले, इसको बढ़ते जा रहे हो, ये उल्टी कर देगा, फिर ये खिचड़ी बनेगी। तो कई बार बच्चे हैं मैं सारी चीज़ आती थी भूल जाते हैं, एग्जाम में जीरो हो जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम ही ये है ना, वो रटते जा रहे हैं, उसको गोटते जा रहे हैं, इसको सांस लग नहीं लेने दे रहे बेचारे माइंड को। तो इससे क्या होएगा, वो कन्फ्यूज ही होएगा ना, उससे आप पॉजिटिव कैसे डिमांड कर सकते हो। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है कि रिलैक्सेशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। आपको पढ़ाते हैं 1 घंटा लग जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जाहिर सी बात है माइंड को भी आप एग्जाम टाइम में इसको बाउल ही बनाना चाहते हो, ले भाई ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये कितना खा लेगा बेचारा, इतना नहीं कर सकता। रिलैक्सेशन बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर आपको कई बार पहले ही मिल जाता है, पहले क्वेश्चन पेपर दे देते हैं आंसर शीट, या फिर ज़्यादातर तो आंसर शीट आपको बोर्ड एग्जाम में पहले मिलती है। ये आपको राजस्थान बोर्ड का मैं बता रहा हूँ, राजस्थान बोर्ड में कैसा आपको पेज मिलता है। तो इसमें आपको जो भी अपनी डिटेल्स है ना वो बड़ी अच्छे से भरनी होती है, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं करनी होती। गड़बड़ी हो भी जाती है तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली आप अपने जो भी नेविगेटर है रूम में, जो आप टीचर है, उससे आप बोल दो भी ये गड़बड़ मेरे से होगी। तो हालांकि आपका स्टेट बोर्ड में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आप सीबीएसई वाले बच्चों के लिए स्पेशली एक अलग से सेशन बनाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको वो कॉलम वगैरह फिल करने आ जाए। तो वहाँ पे वो थोड़ा आराम से, क्योंकि 15 मिनट का टाइम है आपके पास, थोड़ा हड़बड़ी नहीं करनी। मैंने बोला ना प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में यदि आपके पास आंसर शीट की पहली कॉलम वगैरह फिल करने हैं तो उनको फिल करो, नहीं पता है तो पूछ लो वहाँ पे। हालांकि इन्वेस्टिगेटर आपको आराम से बता देगा। इसके अलावा जब आप प्री बोर्ड एग्जाम देते हो ना, प्री बोर्ड एग्जाम देते हो तो वहाँ पे भी आपको ऐसी ऐसी सीट्स मिलती ही हैं। स्कूल की जिम्मेदारी रहती है ये, हालांकि नहीं प्रोवाइड करता वो अलग बात है। जो ओएमआर सीट वगैरह होती है ना, वो भी स्कूल वगैरह चाहे तो अपने बच्चों को शुरुआत में प्री बोर्ड में दे सकता है, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए भी कैसे कैसे वो नाम वगैरह भर सकते हैं, किस जगह पे क्या आएगा, वहाँ पे टीचर से पहले क्लियर करके लगे, उनको कोई चीज़ नहीं लगी ही नहीं वहाँ पे। इसके अलावा यदि आपको कोई ऐसी फैसिलिटी स्कूल से नहीं मिलती तो आप अपने तरीके पे, अपने लेवल पे भी इन चीज़ों को सर्च करो कि क्या क्या फिल करना पड़ता है। जैसे अपना जो राजस्थान बोर्ड है उसकी जो सीट है आपकी, पहले फ्रंट सीट पेज पे ये चीज़ें होती हैं, विषय क्या है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें फिल भी की हुई हैं। इसके अलावा परीक्षार्थी का नाम वगैरह है, इसके अलावा कुछ हिंदी है, ज़्यादा ही यूज होती है आरबीएसई में, तो आप उस हिसाब से इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा सीबीएसई में आपको इंग्लिश में चीज़ें हिंदी में मिल, तो जो भी चीज़ एक के गलत करने यहाँ पे नहीं समझ में आता तो खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, वहाँ पे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हाथ खड़ा करके बोल दो कि सर मेरे को ये चीज़ें बताओ, तो वो आपको बता देगा कि ये चीज़ें फिल करनी है। जो करनी है वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल नंबर होता है आपका, रोल नंबर से ही आपके मार्क्स मिलते हैं, और इसके अलावा ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं होती। सिंपली रोल नंबर ठीक होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी गड़बड़ी कटिंग कुटिंग हो जाए ना, कोई प्रॉब्लम, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डेट डूट गलत कर दी, बस इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से भरना होता आपने, रोल नंबर। और नाम वगैरह आपसे पूछा जाए तो नाम तो बड़े रेयर चांस में ही पूछा जाता है वैसे, नाम वगैरह हालांकि वो हमारी सीट में तो आपसे भरवाया भी जाता है, लेकिन रोल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जैसे इसको फिल करते हो तो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, तो सरस्वती माता को याद करके पॉजिटिविटी आती है उस चीज़ से कि भाई हो सकता है कि माता जी मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ, जो भी चीज़ रहेंगी अब लिखूंगा मैं
वो थोड़ा सा उसमें मदद करना है। ये नहीं कि आप ही मेरा पेपर करवाना, वो नहीं। तो इनका यदि आप नाम से शुरुआत करते हो, क्योंकि विद्या की देवी है, जाहिर सी बात है पॉजिटिविटी आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलती है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैनेजमेंट की याद रखनी है। टाइम मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ो पहले अच्छे से, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन देखा उसको पढ़ना शुरू, उसको लिखना ही शुरू कर दिया एज इट इज़। आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है, प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन। उसके बाद आपने प्रायोरिटी देनी है कि कौन से क्वेश्चन आपने, पहली बात तो वही है जो ईजी है या जो आपको आते हैं वही प्रायोरिटी बेसिड हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको आते हैं या फिर जो आप कर सकते हो उनकी नंबरिंग है ना वो सीक्वेंस में ही रखो, उनको आपने ज़्यादा चेंज नहीं करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से नंबरिंग है वो आपकी रेगुलर ही रहे। ज़्यादा पेपर करते टाइम तो सबसे बड़ी बात तो मैं हर बार यही बोलता हूँ बच्चों को भी कि आप जितना ज़्यादा अपने आंसर शीट को साफ सुथरा करोगे, जितना कम कंफ्यूज करोगे एग्जामिनर को चेक करने के लिए, उतना ही आपके लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी अच्छा होता है। यदि आप ज़्यादा ही कंफ्यूज कर रहे हो उसको, कभी क्वेश्चन नंबर 5th आ रहा है, कभी 4th आ रहा है, कभी किसी का पार्ट कहीं, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन का आधा आंसर 3rd का यहाँ लिख दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर भी डाला, फिर 3rd का यहाँ लिखे बैठे हैं उस आंसर। तो ऐसे कैसे आप सोच सकते हो कि वह आपको नंबर मिल जाएंगे? उससे ओवर अटेम्प्टेड क्वेश्चन रहते हैं, वो ओवर अटेम्प्टेड मान के आपको नंबर नहीं मिलते उन चीज़ों में। सिंपली रिप्रेजेंटेशन का बड़ा रोल होता है आंसर शीट पे, ठीक है। एग्जामिनर ने या फिर पेपर चेक करने वाले ने घर पे जाके नहीं पूछना आपसे कि कितना पढ़ता है ये, उसने साल भर का रिकॉर्ड नहीं देखना आपका कितना पढ़ा है कितना नहीं, उसने आपकी जो सीट आप लिख के आते हो ना उसी से आइडिया लगाना है। सिंपली वहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि क्वेश्चंस जो आते हैं पहले 16 जो आते हैं ना वो पहले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। थोड़ी बहुत ही नंबरिंग आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा नहीं इधर उधर करना आपने, वो गड़बड़ी हो जाती है फिर। स्ट्रेटेजिकली डिवाइड योर टाइम, टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है कि आपको पता है 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। फिर भी ऐसा है कि मान लो 10 क्वेश्चन है तो आप 15 मिनट 20 मिनट तक टाइम लो, उसमें 20 है तो आधा टाइम लो। तो इस तरीके से आगे बढ़ो, वरना सारे ही यदि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने टाइम निकाल दिया तो बड़े क्वेश्चन में तो टाइम आएगा। वही बच्चे होते हैं जो मैथ्स वगैरह के बच्चे बोलते हैं कि टाइम हमारा इसलिए पड़ गया क्योंकि आपने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम खराब कर दिया ना। वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ऐसा जानबूझ के ट्रिकी डालता है ना 1 नंबर का क्वेश्चन, जो आपको बोला ही जाता है वो एक प्रकार का जाल होता है आपके लिए कि यहाँ पे बच्चा उलझेगा और यहाँ पे इसको उलझा के रखना है, उसके बाद इसका दिमाग की भी मैंने दही कर देनी है, उसके बाद तो ये आने वाले क्वेश्चन गलती ही करेगा। तो ये आपके साथ खेला जाता है काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स में। और यदि आप उस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाते हो कि हाँ इसको तो भाई बाद में ही करना पड़ेगा पेपर अटैम्प्ट करने के बाद, तब आप बच जाते हो। तो थोड़ा सा आपने लॉजिकली हम बोल सकते हैं और अच्छे ढंग से प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पेपर का अटेंड इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, ये बात वही है। ट्रिकी वन इन द लास्ट बिकॉज दीज क्वेश्चंस में वेस्ट यूर ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। रिवाइज आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग, जब कर लेते हो पेपर तो उसको रिवाइज करो अच्छे से। इन केस ऑफ डिजास्टर, मान लो कोई वहाँ पे बुक अप आ गया, मान लो ये नहीं कि वहाँ पे छत पड़ गई आपके ऊपर, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे मान लो कोई गलती होगी आपसे, कटिंग वगैरह होगी, कोई क्वेश्चन आप लिखना कुछ कुछ रखा था लिख कुछ देते हो, वहाँ पे ऐसे लीपना नहीं होता। बहुत सारे बच्चे काट कूट देते हैं उसको, पूरा पूरा पेज मचा देते हैं। वो गंद क्यों मचा रहे हो वहाँ पे? सिंपली क्या करना है आपने, नंबर जहाँ लिखा है ना उसको कट कर दो वहाँ पे और लिख दो उसके नीचे कि दिस क्वेश्चन इज अहेड आगे है, या फिर जिस भी पेज नंबर पे आप उसको लिख सकते हो। वहाँ पे मतलब कोई भी आ गई ना, वहाँ पे डरने की जरूरत नहीं हो। 3 स्टेप टेक ए डीप ब्रीथ, वहाँ पे गहरी सांस लो, ऑल इज वेल बोल के काम आगे शुरू कर दो। जो भी नया है या करेक्ट आंसर है आप लिखना चाहो लिख सकते हो। फैमिलराइज विद द एग्जाम पैटर्न, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ कि एग्जाम पैटर्न आपके माइंड में रहना चाहिए कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे और वाले कहाँ रहेंगे। उस बेस पे आपको अच्छे से क्या है क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ के और उसको आंसर को फिर है वो करना शुरू करना है। इसके अलावा कुछ ये जो टाइम स्कीम है एग्जाम में, ये मैंने आरबीएसई वाले बच्चों के लिए ही बनाई है फिलहाल, ये आरबीएसई के लिए ही बनाया था। इसके अलावा सीबीएसई या फिर जो आप 12th जो भी बच्चे हैं ना, ये 10th साइंस आरबीएसई का जो स्कीम है, हालांकि चेंज होती रहती है ये टाइम टू टाइम, बस आपको स्कीम का ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन, जैसे ए सेक्शन में यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उस बेस पे ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो जब भी आप स्कीम पढ़ते हो ना तो कम से कम 15 मिनट का टाइम आपका बचना चाहिए। जब भी आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो क्वेश्चन पेपर भाई कितनी देर में आपने पूरा करना है ना क्वेश्चन या फिर आंसर शीट पे, तो 15 मिनट आपकी बचानी ही है, आपने कैसे भी करके बचानी है।
इसके अलावा ज़्यादा बचा लेते हो तो वो आपका बेनिफिट है, और कुछ ज़्यादा ही बच रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ी कर दी आपने कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे क्या याद रखना आपने, जो एक एक नंबर एक क्वेश्चन है ना, उन पे ज़्यादा एक एक मिनट से ज़्यादा दो ही ना। जैसे मैंने लिख रखा ना यहाँ पे टोटल मार्क्स और टोटल मिनट, तो देख सकते हो मैंने 12 यहाँ आपके आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो 12 आते हैं, तो एक एक मिनट का ही है ये। एक एक मिनट में आपकी ही कंडीशन होती है कि जल्दी जल्दी आप, फिर भी मान लो यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है और 5-7 मिनट आप एक्स्ट्रा लेके चल सकते हो। ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा इधर ही खराब करे बैठे हो। उसके अलावा 2-2 मिनट के जो क्वेश्चन है या 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आप बोल सकते हो, वेरी शॉर्ट आंसर, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट का टाइम आपके लिए एनफ होता है। 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है, 4 मिनट में उसको निपटाओ। उसके बाद 3 वाले हैं ना जो थोड़े लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, इनके लिए आपका 15 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के जो है उनके लिए 15 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको कम आता है, उसका टाइम आप दूसरे में यूज कर सकते हो, ये जरूर बात है। लेकिन जितने क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ना उनके लिए टाइम भी डिवाइड किया होता है बोर्ड ने। कई बार तो बोर्ड ही आपको टाइम मैनेजमेंट करके दे देता है कि भाई आपको इस पे इतना टाइम लगाना है। ये तो मैंने वैसे ही एक थोड़ा आइडिया अपने हिसाब से बताया है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए यदि मान लो 15 क्वेश्चन है ना, तो 25 मिनट लगा दो मैक्सिमम, और तो कितना लोग इसके ऊपर। यदि 45 मिनट या पौना घंटा उसी या फिर 1 घंटा उसी के ऊपर खराब कर रहे हैं तो उसमें भी गड़बड़ी है। और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके लिए 4 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा मत लगाओ। 3 या 4 वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनमें आप ज़्यादा टाइम है वो यूज कर सकते हो। 1 मार्क्स वालों का ध्यान रखो, स्पेशल 1 मार्क्स क्वेश्चन में 1-2 जाल जानबूझ के ऐसा फेंका हुआ होता है जिसमें आप फंसोगे ही फंसोगे, और उनसे आपने कॉमन या पर प्रेजेंस ऑफ माइंड से उनसे बच के निकलना है। उनको बाद में कर लेना बेशक, ट्रिकी क्वेश्चन को आपने बीच में छेड़ना नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये टाइम मैनेजमेंट है, बोर्ड आरबीएससी वाले थोड़ा ध्यान से वीडियो रोक के समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातें हैं कि स्ट्रेटजी बनाओ कि आंसर लिखने कैसे हैं, आंसर शीट में क्वेश्चनिंग नंबरिंग है वो कैसे लिखनी है, वो आपकी स्ट्रेटजी थोड़ा सा। इसके अलावा इफेक्टिव राइटिंग लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख रखा है, हम आंसर शीट देखते हैं काफ़ी कुछ ऐसा मैटर मिलता है। इसके अलावा इतना भी साफ जरूरी नहीं लिख सकते हो, तो बाकी सिस्टमेटिक हो, थोड़ा हेडिंग वगैरह हो, क्वेश्चनिंग नंबरिंग सही ढंग से डाली हुई हो, क्वेश्चन नंबरिंग अलग डाली हुई है, लिख के कुछ आते हैं जैसे इसने क्वेश्चन नंबरिंग ये डाली हुई है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर में है ना वही आपको डालनी होती है। इसके अलावा आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है, कई जने तो लिखते नहीं है, 1 लिखा उसके बाद आगे से शुरू कर दिया, पता नहीं आंसर है कि ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अलग से लिखो ना, उसका आंसर अलग ढंग से लिखो। इसके बाद जैसे मान लो सिस्टमेटिक या रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं, मान लो ये टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लिम्फ जो 10th क्लास में आता है, लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसको मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ आपको, मैं लाइन टू लाइन लिखी हुई है, इस तरीके से आप पैराग्राफ लिख के आ जाते हो। और यदि इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे समझा रहा हूँ, देखने से अच्छा लग रहा है नहीं। इसके अलावा जो डायग्राम है इससे मिलता जुलता जो भी आपको आता है उसको साइड में बना दिया आपने, तो ऐसी चीज़ों का भी बड़ा ही पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। और पॉजिटिव इफेक्ट कितना कि एग्जामिनर कई बार तो पढ़ता ही नहीं है क्या लिखा है, हाँ भाई इसने हेडिंग डाली हुई है ना ढंग से, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि अलग अलग पेन यूज करो आप एग्जाम में, पेन आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन के अलावा और तो कोई यूज ही ना करो, ठीक है। ब्लू पेन पेंसिल है वो यूज कर सकते हो, इनके अलावा तो और कोई कलर यूज ही ना करो। बस थोड़ा सिस्टमेटिक जरूर रहे, हेडिंग प्रॉपर हो, हेडिंग की आगे लाइनिंग में लिखो। एक पैराग्राफ छापते जा रहे हो, क्योंकि पैराग्राफ देखते ही चेक करने वाले को भी पता है कि ये आपको मतलब मेरे को घुमाना चाहता है, फालतू में नंबर लेना चाहता है। तो आप 10 पेज पर के आओ ना, उससे कोई मैटर नहीं पड़ेगा, 4 लाइनें लिख के आते हो सिस्टमेटिक ढंग से, वहीं से आप पूरे नंबर है वो स्कोर कर सकते हो। तो ये बड़ा जरूरी है रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा नॉर्मल लैंग्वेज, स्लैगन्स और जारगन्स का मतलब कुछ लोकल वर्ड आपके साइंस में जब आप यूज कर लेते हो, या फिर कोई किसी चीज़ को आप या फिर किसी एनिमल को आप लोकली कुछ बोलते हो, तो उनको जरूर बचो। जितने ज़्यादा आप साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करोगे ना, जितना ज़्यादा उसके टर्म्स जो साइंस की दी होती है ना वो एज इट इज यूज किया करो। कई बार टीचर से पूछते हो सर इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, तो जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना वो लैंग्वेज आपका एक पॉजिटिव, एक हम बोल सकते हैं आपके बारे में एक पॉजिटिव इमेज है एग्जामिनर की, वो सेट करती है। काफ़ी सारे एग्जाम में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आपको कुछ साइंटिफिक वर्ड है ना वो एज इट इज यूज करो, और उनको स्पेशली अंडरलाइन भी करके आओ कि सर देखो मैंने ये वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। लोकल लैंग्वेज की बजाय, ये जारगन वगैरह है ना, इनकी बजाय लोकल वर्ड यूज करने की बजाय, लोकल लैंग्वेज यूज करने की बजाय, लैंग्वेज मतलब ये नहीं कि अपनी बोली में लिख के आ रहे हो, लिख तो चाहे इंग्लिश में रहे हो, आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, लेकिन ज़्यादा लोकली नहीं जाना आपने। उसके बाद सम
मोर गोल्डन टिप्स, कुछ ऐसी गोल्डन टिप्स है जो आप वैसे पढ़ भी सकते हो। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से लिखी हुई हैं कि जैसे कूल एंड काम माइंड सेट है वो रखना होता है अपने। 20 से 30 मिनट आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, ये चीज़ें थोड़ी रिलैक्स रखती हैं आपको। एक टाइम टू टाइम पहुंच रहे हो या लेट पहुंच रहे हो वो भी गलत बात है आपकी। डिवाइड टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने बता ही दिया, पता ही होना चाहिए कि कितना टाइम आपने कितने सेक्शन पे लगाना है। इसके अलावा फिल द क्रेडेंशियल केयरफुली विदाउट एनी हसल, किसी जल्दबाजी के बगैर आप इनको भरो आसानी से, आराम से। रीड द क्वेश्चन पेपर थ्रूली केयरफुली, बुरे क्वेश्चन पेपर को क्या है आराम से पढ़ना होता है। अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चन फर्स्ट, ये बातें बता दी। इसके अलावा नंबरिंग का स्पेशल ध्यान रखो आप कि नंबरिंग क्वेश्चन पेपर में क्या दी हुई है वही नंबरिंग यूज करो। कई बार क्वेश्चन पेपरिंग में ए बी सी डी दी होती है, हम अपने हिसाब से 1 2 3 या फिर कैपिटल में दिया हुआ है हम स्मॉल में लिख के आ जाते हैं। ये कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं। ये एग्जामिनर के ऊपर फिर जो टेस्ट करता है पेपर आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन पेपर के नंबर देने या नहीं देने, आंसर शीट के नंबर देने। तो इसमें सेक्शन वगैरह ये भी लिख सकते हो कहाँ से आप कौन सा सेक्शन शुरू कर रहे हो। बिफोर आंसरिंग रीड द क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर्स वाइजली, और ये ध्यान रखो कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, वैसे ही जल्दीबाजी में हम पढ़ के और लिखना शुरू कर देते हैं। हैंड राइटिंग का जरूर ध्यान रखो। मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल जजा जजा के अक्सर लिखने हैं, इतना तो होना समझ में तो आए कम से कम। और कम से कम स्टार्टिंग ऑफ द आंसर शीट, जो शुरुआत के 2 4 पेज हैं उसमें ज़रूर अच्छा रखो, ताकि वहाँ से एग्जामिनर को लगे कि हाँ पढ़ने वाला बच्चा है। बाद में तो पता ही है पढ़ने वाले भी लास्ट वाली सीट पे तो अलग ही खेल करके आते हैं, वो अलग बात है सबका। इसके अलावा एक्सेप्ट राइटिंग इन पैराग्राफ, पैराग्राफ के अलावा अंडरलाइन करो गोल्डन वर्ड्स को, पॉइंट्स को लेबल करो अच्छे से। पैराग्राफ बनाने की बजाय हेडिंग्स रखो, पॉइंट्स रखो जितने ज़्यादा अच्छे से। डू यूर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड आफ्टर देन हेल्प अदर्स, पहले करो खुद का पेपर। ये नहीं कि खुद का लटका पड़ा है दूसरा पीछे पड़ रहा है ये बता दे वो बता दे। हेल्प कर सकते हो, नीड ऑफ टाइम है यदि आपको ज़रूरत लगती है, वरना बचो जितना ज़्यादा उसके, क्योंकि पूछने वाले का कोई नुकसान नहीं होता, बताने वाले का कुछ रहता ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि हो सकता है वो अपना क्वेश्चन पेपर छोड़ के दूसरों को बताने लगा हो। इसके अलावा ब्लू ब्लैक पेन यूज करो, पेंसिल यूज करो। इसके अलावा कलर्ड पेन वगैरह, पेंसिल वगैरह, वाटर पेन वगैरह, स्केच वगैरह, उनसे बचो क्योंकि ये नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। ज़्यादा नहीं साजो सजावट करनी होती। अवॉइड कटिंग स्पेशली इन 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑप्शन टाइप में आप यदि कटिंग करते हो तो वो एग्जामिनर या फिर आपके जो टेस्ट करता है एग्जाम आपका उस पे है कि वो ठीक कर। और मान लो यदि गलती हो भी जाती है ना बीच में, तो उस क्वेश्चन को बाद में लिखो लास्ट में और वहाँ पे कर दो उसको ठीक। कई बार वहीं पे कटिंग करेंगे वहीं पे आंसर लिख देते हैं, तो कई बार तो ठीक मान लिए जाते हैं, दे भी देते हैं नंबर, लेकिन अपने आप को बचाओ इन चीज़ों से। यदि आपको लगता है वे थोड़ी बहुत ही हेल्प लेनी पड़ सकती है उसको छोड़ के चलो ना, पहले आप लिख देते हो फिर पूछ के गलत कर देते हो। कई बार गलत लिखा होता है ठीक भी लिख देते हो बाद में, लेकिन वो गड़बड़ी ही है। कटिंग कम से कम करो 1 मार्क्स क्वेश्चन में। इसके अलावा है एग्जाम यदि आप दे जाते हो, सारे के सारे एग्जाम आपके कंप्लीट हो जाते हैं थोड़ी बहुत ही बातों का ध्यान रखते हुए, काफ़ी अपनी अपनी सबकी ऑब्जर्वेशन होती हैं 2 4 बातें आप और भी ऐड कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम। बाकी सारे एग्जाम आपने दे लिए हैं, फ्रीली माइंड हो चुके हो। उसके बाद कुछ बातें ऐसी हैं जो पोस्ट एग्जाम टिप्स का काम करेंगे। वे एग्जाम देने के बाद आप क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रख सकते हो, काफ़ी सारी ऐसी बातें जो आपको बड़ा मज़ा आएगा सुनते हुए भी देखते हुए भी। इसके अलावा जो पोस्ट एग्जाम टिप्स है ना, ये एक ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप एग्जाम के बाद कर सकते हो। और पहले इन चीज़ों को जब आप ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे ना कि हाँ एग्ज़ाम, जैसे कई बार एग्ज़ाम में चलते हैं अपने एग्ज़ाम 1 महीना तक चलते हैं, तो उस टाइम आपको लगता है भाई बड़ा ही बुरा फेज चल रहा है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है, खाना भी टाइम पे नहीं खा पा रहे हैं ये वो, ठीक है, वो एक स्ट्रगल जोन मान लो आप भाई अपने स्ट्रगल जोन में हो थोड़ा बहुत, अब हाथ पैर मार रहे हो। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आप ऐसे ऐसे काम जब आप करोगे या फिर माइंड में लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम के बाद में सारी चीज़ें, जैसे नींद की कमी हो जाती है, पढ़ रहे हैं जब बच्चे कम सो पाते हैं, तो सोचो कि पहला टारगेट तो मेरा ये है कि जिस दिन एग्ज़ाम दे के आऊँगा ना उसके बाद सोएंगे, चाहे 4 5 दिन लगातार सोएं हम। बोल के रखो ना क्या प्रॉब्लम है, चाहे नींद तो आए ही नहीं, खुशी खुशी में एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी अलग ही होती है। उसके बाद जैसे सबसे पहले तो काम क्या करना है, जितनी भी बुक्स वगैरह ऐसे फेंकनी नहीं है कि दूसरे पड़ोसियों घर में फेंक फेंक के मारे हो, ऐसा नहीं करना आपने। सिंपली क्या करना है, इनको दूर रखो, ठीक है, इनके आसपास नहीं मंडराना है आपने, क्योंकि उन्होंने बड़ा दिमाग ख़राब किया है हमारा पढ़ते टाइम, ठीक है, काफ़ी उन्होंने रातें ख़राब की हैं अपनी, खाना दिमाग ख़राब हो रखा है, तो इनको थोड़ा
रखो इज्जत से, फेंकना नहीं है, बिल्कुल बेइज्जती नहीं करनी है इन चीज़ों की। इसके अलावा जितने भी टेक्स्ट पेपर नोट्स वगैरह आपने बनाए हैं उनको संभाल के एक जगह पे रख दो, और जब भी जो भी पेपर कंप्लीट हो जाता है ना उसको एक जगह पे रख दो जाके, और खुशी ये रहनी चाहिए कि चलो ये अभी ना पढ़नी पड़ेगी मेरे को कभी भी, ठीक है, अभी पढ़ ली ना, उसके बाद ना पढ़ूँ मैं, उसके बाद इन फ्यूचर तो ज़रूर पढ़ो उसको, लेकिन एक टाइम माइंड को तो बोलो ना कि हाँ अब नहीं पढ़ेंगे इसको। इसके अलावा डोंट थिंक अबाउट हाउ यूर एग्जाम, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे के आते हैं, मिलाते हैं घर पे आकर, अब मिलाने से क्या होएगा बताओ, यदि गलत करके आगे क्या वो ठीक हो जाएगा क्या? उसने माइंड में टेंशन और देनी है आपने। सबसे अच्छा काम ये होता है एग्जाम देकर भूल जाओ, रिजल्ट वाले दिन यदि कुछ ज़्यादा ही कम नंबर आ गए ना, तब जरूर मिला लो क्वेश्चन पेपर को कि हाँ भाई कुछ इतना बेकार तो हुआ नहीं था जितना मेरा नंबर आए हैं, इवेलुएशन वगैरह में भरने में काम आएंगे। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन पेपर दे के आ रहे हो और फाड़ रहे हो उसको, फेंक रहे हो फाड़ के, संभाल के रखो उसको, किसी और के भी काम आ सकता है वो। इसके अलावा ये मत समझो कि कैसा गया एग्ज़ाम, अच्छा ही गया है, और व्हाट द रिजल्ट विल बी, और रिजल्ट क्या रहेगा उसके बारे में भी सोचना बंद करो, माइंड को करो रिलैक्स जितना ज़्यादा उसके। और क्या कुछ कर सकते हो, सो सकते हो अच्छे से, नींद ले सकते हो, जो आपकी नींदें उड़ी हुई थी 1 महीने 1.5 महीने से, क्योंकि एग्जाम चलते ही हैं, 1-2 महीने पहले तैयारी करते हो तो 3-4 महीने का तो ऐसा ड्यूरेशन होता है ना, ठीक है, जो बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। उसी के बारे में परीक्षा पे चर्चा जो मोदी जी हैं वो बच्चों से बात करते हैं, बड़ा अच्छा एक हम बोल सकते हैं इंसेंटिव है, वह बोल सकते हैं एक प्रकार का अच्छा एक कदम है वो, बोल हम उसको मान सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा एक कुछ ऐसी बातें हों जो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम आए, डेली लाइफ में काम आए। ये नहीं कि भाई रटो रटो चीज़ें, नंबर लेके आओ, मार्क्स लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं है। कि जो भी चीज़ें आपकी कैपेसिटी है ना, आपको पता है भाई मेरी कैपेसिटी इतनी है, आप अपने आप से संतुष्ट होने चाहिए कि हाँ जो मेरा बनता था ना मैंने 100% दिया है, उसके बाद मेरे से इतना ही बनता था देखो। उसके बाद हाँ मैं पॉजिटिवली और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, किसी की उम्मीदों पे यदि नहीं खरा उतर पा रहे हो तो टेंशन उसको लेनी चाहिए, आपको नहीं लेनी चाहिए। डिप्रेशन में आपको नहीं जाना है, सामने वाले को भेज दो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टेंशन लेने की नहीं होती, देने की होती है किसी दूसरे को। रीड फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर लर्निंग, क्या है, यदि आप पढ़ना चाहते हो कोई नॉवल पढ़ सकते हो, कोई उपन्यास पढ़ सकते हो, मुंशी प्रेमचंद जी के बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं वो पढ़ सकते हो, हिंदी में इंग्लिश में भी आपका इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा कई बार हम छोटे बच्चों की बुक्स लेके पढ़ना शुरू कर देते हैं, हिंदी में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती हैं और समझ में भी वो तभी आती है। मान लो आप 10th क्लास में हो, 5th क्लास में कि कोई बुक लेके पढ़ रहे हो ना, बड़ा मज़ा भी आता है पढ़ते टाइम, हाँ भाई ये बात तो ऐसी होती थी, हमको उस टाइम तो नहीं समझ में आई, आज बड़ी अच्छे से समझ में आती। तो पुरानी बुक्स को किसी भी उठा के पढ़ लो, जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल सोल्व करके देख रहे हो आप, दिमाग को रिलैक्स करके, और जस्ट क्योंकि पढ़ते टाइम भी बड़ा ही प्लेजर खुशी मिलती है, ये किसके लिए, सीखने के लिए, ना कि सिंपली मतलब रटने के लिए नहीं या फिर लर्निंग के लिए नहीं, सिंपल प्लेजर खुश होने के लिए आप पढ़ सकते हो। काफ़ी कुछ ऐसी स्टोरीज वगैरह आती हैं, न्यूज़पेपर में भी आती हैं, काफ़ी सारी कुछ ऐसे कॉलम होते हैं जहाँ पे कोई एक स्टोरी मिलती है आपको, वो ज़रूर पढ़ो, उनसे ही आप डेली लाइफ से जुड़ोगे। इसके अलावा पार्टीज़ वगैरह इन्जॉय कर सकते हो, गलत पार्टीज़ नहीं इन्जॉय करनी है, ताकि भाई और ही टाइप की आप इंजॉय करे बैठे हो, कि सिंपल अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कहीं डीजे डाजे बज रही है, कूद के आगे थोड़ा बहुत नाच के आगे, तो वहाँ पे यानी कि वैसे नशे नुशे करते घूम रहे हो, वो गलत बात है। सिंपली आपको माइंड को रिलैक्स करने के लिए छोटे जैसे बर्थडे पार्टीज़ वगैरह होती हैं, किसी की कोई शादी वगैरह, वहाँ पे एंजॉय करो, क्योंकि शादियाँ जब आ जाती है एग्ज़ाम टाइम में तो वो भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बच्चा ना तो एंजॉय कर पाता ना ढंग से पढ़ पाता, क्योंकि साथ में डीजे बज रहा है, साथ में पढ़ाई चल रही है। तो उस केस में आप ये चीज़ें थोड़ा साइड में रख के और सोचो कि माइंड को कि हाँ एक दिन बढ़िया तरीके से डांस करके आएंगे, कूद काद के आएंगे, तो उससे क्या है माइंड को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। इसके अलावा म्यूजिक जरूर सुना करो अच्छे से, कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छे सॉन्ग्स जैसे भी आपको लगते हैं थोड़े अच्छे, ज़्यादा ही अच्छे मत सुनो, लेकिन कुछ ऐसे जो माइंड को रिलैक्स करें। ये नहीं कि माइंड को ऐसे ऐसे सुन रहे हो सिर दर्द होने लग गया उस चीज़ को सुन के, रिलैक्सिंग म्यूजिक है वो सुन सकते हो जो पॉजिटिविटी का काम करें आपके लिए। डांस डूंस करना है तो बंद कमरे में बूफर वगैरह जैसे जो हमारे ईयर पोर्ट्स वगैरह है या फिर जो लगाए हुए हैं इन्होंने, तो ये भी आप लगा के ऐसे कुदाकादी कर सकते हो, ये आपको रिलैक्स करने के लिए। देखो दूसरा आपको कोई खुश करने के लिए आए ये कोई ज़रूरी नहीं है, अपने आप को खुश करना ही आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बस दूसरों को पागल नहीं लगने चाहिए आपकी भाई ऐसे ही चलते चलते नाचते कूदते जा रहे हो, थोड़ा सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम थोड़ा उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना यदि थोड़ी ब्रास ब्रूस निकालनी है नाचने कूदने की वो आप वैसे भी निकाल सकते हो। इसके अलावा गो फॉर ड्राइव्स, लंबी ड्राइव्स, जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी यदि आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखो, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको
मिलेंगी कि कई बार हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने माइंड को खुश करना ही भूल जाते हैं। तो ऐसे अपने घर वालों के साथ अच्छा मिल रहा है कहीं, या फिर अपने मामा जी हैं या फिर कहीं और बुआ जी हैं, कोई किसी दूसरी जगह पे रह रहा है, उनके साथ वहाँ पे घूमने निकल जाओ किसी दूसरी जगह पे, किसी अदर स्टेट में, फिर कहीं भी आप घूमने जा सकते हो। ऐसे इंजॉय करो, वही बात है, अपने आप को खुश करना ही सबसे बड़ा काम है। इसके अलावा मूवीज़ वगैरह थिएटर में देखने जा सकते हो, खुद घर पे भी देख सकते हो। और मूवीज़ थोड़ी सी क्या हो, आपकी लर्निंग पर्पज़ के लिए हो, ये नहीं हो कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बस वैसे ही वहाँ पे बंदूकें चल रही है और आप वैसे ही एटीट्यूड में फिर आगे घूम रहे हो कि हम मैं ही स्टार हूँ यहाँ पे। कुछ लर्निंग पर्पज़ के लिए कुछ इंस्पिरेशनल मूवीज़ बहुत सारी अपने यूट्यूब पे मिल जाएंगी जो आपको बड़ा ही अच्छा मैसेज देती हैं। तो ये डिपेंड होना चाहिए, आपने कोई गंदगी नहीं डालनी है माइंड में, जाहिर सी बात है। कोई ऐसी इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कोई थिएटर में कोई मूवी अच्छी आई हुई है तो वो देखने जा सकते हो। तो काफ़ी कुछ ऐसे रिलैक्स करने के। इसके अलावा गेट एनर्जेटिक, तो अपने आप को रिलैक्स करके क्या होना पड़ता है, आपको दोबारा से तैयार होना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम एक नहीं होता ज़िंदगी में, एग्ज़ामों की कमी नहीं है। 10th के दिए हैं तो 12th के भी देने होते हैं, उसके बाद 12th के बाद BSc MSc बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ामों की तो कमी नहीं है। तो एक एग्ज़ाम दे के ये भी नहीं कि भाई रिलैक्स ही हो गए, बिल्कुल सन्यासी ले लिया ज़िंदगी से, मोह माया से दूर हिमालय में जाके बैठने की तैयारी है। दोबारा एक नए चैलेंज के लिए तैयार हो जाओ, अपने माइंड को तैयार करो कि हाँ मेरे को और एक नेक्स्ट चीज़ के लिए तैयार हो जाना है। इसके अलावा विजिट नेचर, नेचर को विजिट कर सकते हो। प्रेजेंट में जियो कहने का मतलब ज़रूरी नहीं कि नेचर में जाने के लिए पहाड़ों पे चले जाओ या फिर पैसा फूक के आ जाओ वहाँ पे, ऐसा नहीं है। अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं, खेतों में जब जाते हो, अपने आसपास की जगहों में पेड़ पौधों को जब ध्यान से देखते हो, पक्षियों को देखते हो, तो नेचर वही है। अपने क्लासरूम को भी देखते हो तो वो भी एक नेचर ही है। वहाँ पे क्लासरूम में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कभी आपने ध्यान से नहीं देखी होगी, ठीक है। अच्छे से उनको प्रेजेंट में जीने का मतलब है विजिट नेचर। नेचर में क्या चीज़ें चल रही हैं, पक्षी कैसे घूम रहे हैं, इधर उधर चीज़ें, वो ज़रूर आपने ध्यान रखना होता है। टेक यूर पेट्स फॉर वॉक, यदि अपने घर में पेट्स वगैरह हैं, जरूरी नहीं कि डॉगी वगैरह हों, घर में पालतू जानवर भी होते हैं, कैटल वगैरह भी होती हैं, उनके साथ भी आप इंसानों की तरह ही रहो। ये मैं समझ रहा हूँ कि जो बाहर डॉगी जा रहा है उसके वैसे ही आपने मार दिया, उसको वैसे ही पकड़ के उसकी पूंछ पे कुछ आपने बांध दिया, वो वैसे ही परेशान हो रहा है बेचारा। यदि कोई जानवर परेशानी में है उसको थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हो, तो एक पॉजिटिविटी आपके प्रति हो एनिमल्स के प्रति, क्योंकि अर्थ इज़ नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, ये रोबोट 2.0 का भी एक मेनली क्या था, मैसेज था कि हम अपने जानवरों के प्रति, हालांकि ये बेजुबान होते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें इनसे सीखने की होती हैं कि कभी शिकायतें नहीं करते, जैसी जगह पे रहते हैं वहीं पे रह लेते हैं। आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों की तरह, या हमारी तरह नहीं है कि भाई शिकायतें ही करते रहें। तो इनसे भी रिलेटेड आप मतलब एक अपनापन, अपनी खुशी है, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, इनके साथ मिल सकती है, ठीक है। काफ़ी कुछ अपने अपने जो हॉबीज हैं, वॉक्स वगैरह पे जाओ तो वैसे खुद भी घूमने जा सकते हो, इनको भी साथ लेके। ये भी जैसे वेट कर रहा है कि कब एग्ज़ाम दे के आएगा, मेरे को घुमाने लेके जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिवली इफेक्ट करती हैं। काफ़ी अपनी हॉबीज़ के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। टिप्स आफ्टर द एग्ज़ाम रिजल्ट्स, तो एग्ज़ाम यदि रिजल्ट्स आपके आ जाते हैं, भाई डेट आई जाती है, भाई इस दिन एग्ज़ाम आपका डिक्लेयर होने वाला है, तो टेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो जो होगा या जो हुआ है उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता था, ठीक है। ये एक माइंड में आपके रहना चाहिए। और एग्जाम्स आर स्टेपिंग स्टोन्स नॉन टारगेट, यदि आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो उसको भी ज़्यादा हवा में जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि कम आ जाते हैं, थोड़े बहुत कम, 2-4% का फ़र्क पड़ जाता है, तो कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। वो जस्ट क्या है, हमारे स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब है सीढ़ियाँ हैं जस्ट टारगेट की तरफ, केवल टारगेट नहीं है। टारगेट तो हो सकता है ज़िंदगी में और कोई बड़ा टारगेट की आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ लिख के अपने अपने टारगेट होते हैं, तो उनके लिए आप काम कर रहे हो, वही नहीं है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्स क्या हैं, एक स्टेपिंग स्टोन्स हैं, उनकी तरफ हम बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं एग्ज़ाम से, तो वहाँ से हमको पता लगता है भाई जितने मार्क्स आए हैं ना, क्या ठीक आए हैं। हालांकि चेकिंग वगैरह जो आपकी होती है ना, थोड़ा बहुत 19-21 का फ़र्क रहता ही है। मनचाही चीज़ें तो मिलती भी नहीं है। 95% वैसे ही सोचे बैठे हो, कई तो पढ़ने वाले बच्चे सोच लेते हैं, कम आ जाते हैं 1-2% तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको ज़्यादा ही लगता है कि भाई किसी एक सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा ही मार्क्स हैं, तो इवेलुएशन भरो, आप सीट निकलवा सकते हो अपनी, दोबारा रीचेकिंग करवा सकते हो। इसके अलावा लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, अनुभवों से सीखने का ही काम एग्ज़ाम्स का होता है। गलतियां कर करके ही हम सीखते हैं। गाइडेंस है,
काउंसलर हैं, मेंटोर्स हैं, उनसे आप गाइडेंस उनसे पूछो आगे क्या करना है। एग्ज़ाम रिजल्ट आपका आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं कि 10th में 100 के 100% लिए बैठे, उसके बाद कुछ करना ही नहीं, कुछ आगे टारगेट ही नहीं है। हालांकि टारगेट बहुत सारे बच्चों का 9th में 8th में या फिर बहुत सारों का तो पहले ही डिसाइड हो जाता है, अच्छी बात है। और कई बार तो हम पूछते हैं 12वीं में, भाई तेरे को करना क्या है ज़िंदगी में, ब्लैंक, सर सोचा ही नहीं है अभी तक। तो उनका तो क्या ही करना है भाई, वो उनके लिए यही है कि गाइडेंस वगैरह लो अपने जैसे जिन लोगों के साथ आप बैठना पसंद करते हो, पॉजिटिव लोगों के साथ। वैसे बैठने में तो नेगेटिव लोगों के साथ ही मज़ा आता है, लेकिन हम पॉजिटिव लोगों के साथ जिनमें बैठ के अच्छा फील होता है, तो उनसे टारगेट लो। जिस जैसा आप बनना चाहते हो उनसे पूछो कि आगे क्या करना है। रिसर्च हायर एजुकेशन ऑप्शन ढूंढो कि क्या क्या आप आगे कर सकते हो। हालांकि 10th बेस पे या 12th बेस पे आप आगे क्या क्या कर सकते हो, काफ़ी कुछ साइंस की आपको स्कोप्स हैं वो ज़रूर बताए जाएंगे। 10th के बाद एक अलग से सेशन रहेगा। परस्यू पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबीज, ये जरूर रखो अपनी, कि मान लो कोई इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, उसको भी साथ साथ में रखना होता है। टेक केयर ऑफ वेलबींग, अपने आप को स्वस्थ रखना भी आपकी ही जिम्मेवारी है। ट्राई टू बी ए नाइस पर्सन इन योर लाइफ, मतलब ये तो चीज़ बेसिक सी है कि आपको इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रिवेंशन टिप्स हैं कि जिनसे आपको बचना है। बचना क्या है, बचना तभी है जब आप उतना स्कोर नहीं कर पाते जितना, और मन की चाहे किसी की पूरी नहीं होती है। 100 के 100% वाले बच्चों भी मन की नहीं होती, वो भी सोचते हैं कि हाँ मेरे तो 105% ही आने चाहिए थे, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो हम संतुष्ट तो होते ही ना कभी, हमारे यही रहता है कि कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग है अभी, और मिसिंग का नाम ही ज़िंदगी है, कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। अधूरापन हमेशा ही खलता ही है। किसी भी इंसान से आप पूछोगे, वो टोटली सेटिस्फाई तो हम नहीं बोल सकते। कहने की बात वही बात है, बोलने के लिए कुछ भी बोल दे, लेकिन कहीं ना कहीं कमी उसकी ज़िंदगी में मिलती ही है, और कमी अधूरापन हमेशा ज़िंदगी में रहता ही है। तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने की बजाय एक्नोलेज एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को पता करो और उनको एक्सप्रेस करो। कोई भी आपके आसपास है उनसे खुल के बात करो, रोलो रपटो जो भी करो, जो मतलब चीज़ें निकलनी चाहिए अंदर से, जो भी चीज़ें रहती हैं, या फिर अपनी शेयरिंग करो फीलिंग्स, जितनी अच्छे भी कर पा रहे हो ना, यदि आपका अच्छा पॉजिटिव फीलिंग है उसको भी ज़रूर शेयर करो आप। बी रियलिस्टिक, तो रियलिस्टिक होना पड़ता है, लाइफ के साथ जुड़ना पड़ता है, प्रैक्टिकली हो के ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने तो ये सोचा था ये होना था, कभी वही बात है ना, सोची हुई चीज़ें नहीं होती। एक्सरसाइज वगैरह है ये कंटिन्यूटी में रखो। कंटिन्यूटी मतलब 12 के 12 महीने और कंप्लीट 7 डेज आप रख सकते हो, 1-2 दिन का गैप वगैरह। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो मेंटली भी सेट रखती है आपको, फिजिकली तो रखेगी ही। तो ये चीज़ें हैं ना जो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, और ये और वो चीज़ से आपका निपटारण एक्सरसाइज ही कर सकती है। ये बड़ी ही छोटी है, कईयों को वहम रहता है मेरे को तो फिजिकली मैं तो फिट ही हूँ, या फिर मैं नहीं होना चाहता, तो उसको मेंटली फिट होना है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। जब करोगे तभी आपको पता लगेगा। इंडल्ज यूर सेल्फ, अपने आप को क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करके लोगों के साथ मिलके, ठीक है, अपने आप को इंक्लूड करके या फिर पार्टिसिपेट करके किसी भी चीज़ में अपने आप को रखना होता है। लर्न टू काउंटर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स, दूसरों ने जो हमारे ऊपर काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन लगा रखी हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। पेरेंट्स तो हालांकि पॉजिटिवली जुड़े होते हैं, रिलेटिवली मज़े के लिए भी जुड़ जाते हैं कई बार, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, रिलेटिव्स वगैरह जो। इसके अलावा उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि आप करना कुछ चाहते हो, जुड़ा कुछ जाता है। आजकल ऐसे तो पेरेंट्स वगैरह हैं वो काफ़ी इस चीज़ के बारे में बोल सकते हैं कि समझदार हो चुके हैं, कि वो अपने सपने हैं बच्चों पे नहीं थोपते हैं। ये पेरेंट्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, वो उसका एक अलग माइंड सेट है, वो किसी भी फील्ड में, हाँ पॉजिटिवली उसको समझाना अलग बात है, समझाओ, लेकिन उसको कई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिसका आपको पता है कि उसका पोटेंशियल कितना है, उसके ऊपर वैसे ही अनरियलिस्टिक बात, तेरे को 100% लेके आना है, तेरे को 90 आना है, तेरे को 70 से वो लेके आने हैं। जो बच्चा जितना एक पोटेंशियल लेके पैदा हुआ है, वो से मतलब प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत वो आगे जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जा सकता। अनरियलिस्टिक का मतलब यही है कि प्रैक्टिस वाली चीज़ें तो कर सकता है वो ज़्यादा, हम उससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, उस पर थोप रहे हैं वो चीज़ उसके लिए, और अपने लिए भी गलती है। टॉक टू फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो। ये मतलब क्या है, प्रिवेंशन में ये नहीं कि बात नहीं करनी है आपने, सिंपली ये क्या है कि अपने एक्सप्रेस करो फीलिंग्स को। मतलब यदि रिजल्ट वगैरह कमज़ोर आता है उसके लिए चीज़ें हैं ये टिप्स। यदि आपका कमज़ोर रिजल्ट जो आप चाहते हो नहीं आता, चेक आउट्स योर रेस्ट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग। यदि मान लो आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हो, अतीत की कुछ बातें हैं जो गलतियां आपको बार बार याद आ रही हैं,
उनको छोड़ के आगे बढ़ना होता है। गलतियाँ बहुत सारी होती हैं और डे बाय डे आपके मरने तक गलतियाँ चलती रहती हैं। गलतियाँ कर रहे हो इसका मतलब आप चल रहे हो, लाइफ में जिंदा हो। यदि गलतियाँ करना आपने बंद कर दिया इसका मतलब स्टॉप हो, आप वहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो गलतियाँ ज़रूरी हैं, करो गलतियाँ, मज़े लेके गलतियाँ करो, जानबूझ के मत करो। जानबूझ के की हुई गलती अपराध होती है। गलतियाँ करते हो तो अपने आप पे थोड़ा हंसो, उसके बाद थोड़ा और पॉजिटिव वे में उसको शुरू करो। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकली खुद करने की होती हैं, रिजल्ट भी फिर खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो दूसरों को हम बड़े अच्छे ढंग से उसके बारे में बता पाते हैं। तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा इसी तरीके से नॉर्मली रखा है आपके एग्जाम के बेस ऑफ पे। हालांकि वीडियो सेशन काफ़ी लेंथी जरूर कहा गया है, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी बातें थी जो आप कहीं ना कहीं मिस करते रहते हो और जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आपके लिए, तो उन चीज़ों को शेयर करने की कोशिश की है। हालांकि इस चैनल पे आपको काफ़ी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मैटर है, स्कोप्स आफ्टर 10th वो सेशन भी हम लेके आएंगे। इसके अलावा 12th वाले बच्चों के लिए भी स्पेशली कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको ध्यान रखनी है। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो मैक्सिमम बातें यही हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अपडेट होगा तो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। सेशन यदि आपको इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी हेल्पफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव और लॉजिकल लगता है, रियलिस्टिक लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।